सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, सॉरी गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज जो है लेट नहीं, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है, राइट। कुछ चीज़ें हैं इसकी वजह से आज काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया और मैं आपको नोटिफाई भी नहीं कर पाया आज। गुड मॉर्निंग सभी को। सर यार लेट लेट नहीं, आज आज बहुत ज़्यादा लेट है, तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी क्योंकि हो गया लेट आज। अब लेक्चर नंबर 12 आज रहने वाला है और आज हम लोग देखने वाले लोकल बॉडीज़। तो आज हम लोग दो काम करने वाले हैं। एक तो लोकल बॉडीज़ दैट इज़ की पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ देखने वाले हैं, ठीक है। पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ यानी कि नगर पालिकाएँ। साथ ही साथ वीडियो के एंड में यानी कि ये कंप्लीट करने के बाद विल ऑल्सो बी डूइंग दी फ्यू क्वेश्चंस जो यूपी ट्रिपल एससी पेट का आपका एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है। पीछे जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उसके हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चन अटैम्प्ट करने वाले हैं कि जो हम लोगों ने पढ़ा है उसमें से कितनी चीज़ें हम लोग कर पा रहे हैं और कितनी चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, ये हम लोग देखने वाले हैं। बट ये चीज़ें करने के बाद तो आज का जो लेक्चर है दैट इज़ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसमें कि हम पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ देखने वाले हैं। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं विद दी पंचायत। सबसे पहली बात तो ये है कि हमने डीपीएसपी में यानी कि राज्य के नीति निर्देशक जब सिद्धांत पढ़े थे डीपीएसपी, तो वहाँ पे हमने गांधीयन डीपीएसपी पढ़ा था। वहाँ पे हमने एक डीपीएसपी पढ़ा था जहाँ पे आर्टिकल नंबर 40 में ये बोला गया था कि स्टेट शैल एंडेवर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पंचायत, यानी कि स्टेट्स और रादर स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू दी फॉर्मेशन ऑफ पंचायत, यानी कि स्टेट को स्टेप लेने हैं। एंड यहाँ पे स्टेट का मतलब क्या है, ये हमारा किस में दिया गया था, आर्टिकल नंबर 36 में। आर्टिकल 36 में क्या लिखा हुआ था कि जो स्टेट का मतलब आर्टिकल नंबर 12 में है वही मतलब यहाँ पे आर्टिकल नंबर 36, यानी कि जब आप ना सिर्फ 36 बल्कि वही मतलब आपका जो पूरा डीपीएसपी है, बिकॉज डीपीएसपी की अगर हम बात करें तो आर्टिकल नंबर 36 से स्टार्ट होके आर्टिकल नंबर 51 तक थे। तो ये बात करता है कि आपका जहाँ पे भी स्टेट वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे हर जगह दैट वुड मीन जो आर्टिकल 12 में स्टेट लिखा हुआ है, दैट मीन कि आपका यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं सब कुछ आपका आता है स्टेट के तहत, राइट। तो मैंने आपको बताया था कि स्टेट के तहत ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आती हैं। तो वही लिखा था कि यहाँ पे पंचायत के फॉर्मेशन को लेके स्टेप्स लेने हैं। तब जो पंचायत का फॉर्मेशन था वो मैंडेटरी नहीं था हर स्टेट्स के लिए। ज़रूरी नहीं था कि आप पंचायत बनाओ या फिर ना बनाओ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ठीक है, तो इसी वजह से क्योंकि मैंडेटरी नहीं था तो फिर पहला हमारा जो बना था स्टेट दैट वाज राजस्थान, ठीक है। राजस्थान में का एक नागौर डिस्ट्रिक्ट था, वहाँ पे सबसे पहले पंचायत के जो प्रोविजंस है उसको लागू किया गया। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के जो नागौर डिस्ट्रिक्ट थी वहाँ पे सबसे पहले पंचायत के प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट किया गया। लेकिन तब तक ये मैंडेटरी नहीं होता था, यानी कि ज़रूरी नहीं था हर स्टेट को, और इसी वजह से कुछ स्टेट ने किया और कुछ ने नहीं किया। सबसे पहला जो हमारा स्टेट बना दैट वाज राजस्थान। इसके बाद यहाँ पे अमेंडमेंट हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, 73rd अमेंडमेंट, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। ठीक, तो यहाँ पे एक अमेंडमेंट होता है 73rd अमेंडमेंट, ठीक है। इस 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये होता है आपका 1992। बट इस अमेंडमेंट से भी पहले कुछ चीज़ें होती हैं। चीज़ें कुछ ये होती हैं कि पंचायत के फॉर्मेशन को लेके कमिटीज़ का गठन होता है, ठीक है। कुछ कमिटीज़ यानी कि कुछ समितियां बनाई जाती हैं कि पंचायत के जो प्रोविजंस उसको किस तरह से लागू किया जाए। तो उसमें जो सबसे पहली आपकी कमेटी बनी थी दैट वाज बलवंत राय मेहता कमेटी, ठीक है। सबसे यहाँ पे पहली कमेटी बनी थी बलवंत राय मेहता कमेटी। ये कमेटी बनी थी आपकी 1957 में, टू लुक आफ्टर की पंचायती राज प्रोविजंस को किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाए, फिर पंचायत को किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाए। तो इस कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दिया दैट वाज, बहुत सारे रिकमेंडेशन इसने दिया और उनमें से एक रिकमेंडेशन था कि 3 टियर का पंचायती राज सिस्टम को इंप्लीमेंट किया जाए। 3 टियर मतलब, वो अभी हम 3 टियर मतलब देखेंगे। 3 टियर का मतलब ये होता है कि विलेज लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कि तीनों लेवल पे पंचायती राज सिस्टम लागू किया जाना चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज 3 टियर सिस्टम। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि 3 टियर पंचायती राज सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन को लेके किस कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था, दैट वाज बलवंत राय मेहता कमेटी। फिर अगर हम बात करें दूसरी आपकी कमेटी बनी थी एंड दैट वाज अशोक मेहता कमेटी, ठीक है। अशोक मेहता कमेटी, ये कमेटी बनती है जस्ट 20 साल बाद 1977 में।
इसने इसके भी कुछ रिकमेंडेशन थे, बट इसने रिकमेंड किया था 2 टियर पंचायती राज सिस्टम। बलवंत राय मेहता ने बोला था 3 टियर पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए, इसने बोला था 2 टियर पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। और इसने बोला था कि भाई इंटरमीडिएट लेवल पे ज़रूरत ही नहीं है। थर्ड, फिर और भी कमेटी बनी थी जो छोटी छोटी कमेटी थी, जैसे कि हमारी एक LM सिंघवी कमेटी बनी थी, ठीक है। LM सिंघवी जो कमेटी बनी थी ये बनती है आपकी 1986 में, ऑन रिवाइटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। तो उनको किस तरह से रिवाइटलाइज किया जाना चाहिए, दैट मीन कि उनमें एक तरह से नई जान किस तरह से फूकी जा सकती है, वो LM सिंघवी कमेटी ने रिकमेंडेशन दी है। कुछ और भी कमेटीज़ थी, बस उनका आपको नाम पता होना चाहिए कि हाँ ये पंचायत के फॉर्मेशन से रिलेटेड है। बाकी यहाँ पे आपको और कुछ जानने की ज़रूरत है नहीं। यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ, दीज कमेटीज़ आर योर थुंगॉन कमेटी, ठीक है, और गडगिल कमेटी। थुंगॉन कमेटी और गडगिल कमेटी हमारी कुछ और कमेटीज़ हैं जो पंचायत के फॉर्मेशन है, फिर डायरेक्टली पंचायत के लिए नहीं बनाई गई थी, बट कहीं ना कहीं इन्होंने पंचायत को लेकर रिकमेंडेशन दिए थे, फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को लेकर इन्होंने रिकमेंडेशन दिए थे। बट जो मेन कमेटी थी दैट वाज बलवंत राय मेहता कमेटी, जिसने कि 3 टियर पंचायती राज सिस्टम को लागू करने की बात कही। अब लागू करने की बात कही थी बलवंत राय मेहता कमेटी कब बनी, 1957 में। लेकिन धीरे 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 काफ़ी सारी गवर्नमेंट आई, कुछ कोशिश की, ठीक है, बिल लेके आई पंचायत सिस्टम को मैंडेटरी करने के लिए, लेकिन कुछ बिल नहीं पास हो पाए। फाइनली जाके बिल पास होता है 1992 में, और होता है 73rd नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट। ये अमेंडमेंट आता है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जो कि 1992 में आता है, ठीक है। और ये एनफोर्स किया जाता है, एक तरह से हम बोल रहे हैं लागू होता है 24 अप्रैल 1993 को। और इसीलिए हम 24 अप्रैल को मनाते हैं क्या, इसी दिन हम मनाते हैं पंचायती राज दिवस। पंचायती राज दिवस, इस दिवस की जो सेलिब्रेशन है हमने 2010 से स्टार्ट किया था। उस समय जो हमारे PM थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उन्होंने इसको स्टार्ट किया 2010 से। यहाँ पे एक से मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि किस दिन हम नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। नेशनल वोटर्स डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो याद रखना, नेशनल जो वोटर्स डे है ये हम सेलिब्रेट करते हैं 25 जनवरी को, बिकॉज इसी दिन हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन होता है, इसलिए हम नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। अभी 1993 को लागू होता है, और ये जो अमेंडमेंट बिल है ये किसके टाइम पे, इस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं, हमारे PV नरसिम्हा राव। लेकिन वो बताने से पहले, ठीक है, ये चीज़ आपको बता दूं कि जस्ट इसका अगला वाला अमेंडमेंट हुआ, ये तो था 1992 73rd जो अमेंडमेंट हुआ था, दैट वाज रिगार्डिंग कि पंचायत के सेटअप को 3 टियर पंचायती राज सिस्टम को मैंडेटरी किया गया, यानी कि अब अनिवार्य हो गया हर राज्य को आपको पंचायत सेटअप ही करना है। अभी जब आर्टिकल 40 में था, आर्टिकल 40 क्या है, DPSP, और हमने क्या पढ़ा कि DPSP नॉन एनफोर्सिएबल है, मतलब सॉरी नॉन जस्टिसिएबल है, कि आपको उसके रिगार्डिंग जस्टिस नहीं मिलेगा। जैसे कि अगर स्टेट को ये डायरेक्शन दिया गया है कि आप पंचायत का गठन करें, बट अगर वो नहीं कर रहा है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, लेकिन अगर अभी नहीं करता है तो आप जा सकते हैं कोर्ट, बिकॉज अभी इसको एनफोर्सिएबल बना दिया गया है बाई 73rd अमेंडमेंट, ठीक है। मतलब अभी जस्टिसेबल बना दिया गया बाई 73rd अमेंडमेंट। और 74th अमेंडमेंट इसी से रिलेटेड है आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये है इन रूरल सेटअप 73rd अमेंडमेंट, और 74th अमेंडमेंट बात करता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन अर्बन सेटअप, दैट मीन्स अर्बन लोकल गवर्नमेंट की बात करता है। और अर्बन लोकल गवर्नमेंट को हम बोलते हैं म्यूनिसिपैलिटीज़, यानी कि नगर पालिका हिंदी में बोलते हैं। तो ये बात करता है नगर पालिकाओं के गठन पे, म्यूनिसिपैलिटीज़। क्लियर। ये जो दोनों अमेंडमेंट हैं आपके हुए थे, आपके किसके टाइम पे, ये थे प्राइम मिनिस्टर आपके PV नरसिम्हा राव, ठीक है। PV नरसिम्हा राव जी इस समय आपके प्राइम मिनिस्टर थे जब ये दोनों अमेंडमेंट आपके हुए थे, 1993 में ये लागू हुए थे। अब इसमें अगर बात करें, ये रिलेट करता है कौन से शेड्यूल से, 11th शेड्यूल से, ठीक है, 11वीं अनुसूची। और ये आपको पता है 74th अमेंडमेंट, इससे ऐड करी गई आपकी 12वीं अनुसूची, यानी कि 12th शेड्यूल। इस 11th शेड्यूल में ये चीज़ याद रखिएगा कि इसमें टोटल 29 फंक्शनल आइटम्स हैं। 29 फंक्शनल आइटम्स का मतलब है कि इन 29 मैटर्स पे एक तरह से हम बोल सकते हैं कि काम करेगा पंचायत। और 12th शेड्यूल में है टोटल 18 फंक्शनल आइटम्स, यानी इन 18 मैटर्स पे हमारा जो म्यूनिसिपैलिटी है, नगर पालिका, वो काम करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल लेक एंड पॉन्ड हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, ये सारी चीज़ें हैं जिसको लेके ये काम करेगा, और जिसको लेके हमारा स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकता है, जो कि स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में आएगा। तो 29 फंक्शनल आइटम्स हैं वो 11th शेड्यूल पे, जिसपे कि पंचायत काम करेगा, और 18 फंक्शनल आइटम है हमारे 12th शेड्यूल में, जिसपे कि हमारा म्यूनिसिपैलिटी काम करेगा। और हमारे प्राइम मिनिस्टर इस टाइम कौन थे, PV नरसिम्हा राव थे। ये बेसिक चीज़ें हैं। अब हम यहाँ से एंटर करेंगे आर्टिकल।
आर्टिकल्स पढ़ना चालू करेंगे। क्यों? क्योंकि 73rd अमेंडमेंट ने एक चीज़ यहाँ पे और नोट करना, यहाँ पे थोड़ा सा हौश पौश हो रहा है, बट नोट्स में आपको प्रॉपर तरह से मिलेगा कि यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि एक ही जगह आपकी सारी चीज़ें हो जाएं। पार्ट नंबर 9 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को ऐड किया गया इस अमेंडमेंट से। पार्ट नंबर 9A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को ऐड किया गया, यानी भाग 9 ऑफ संविधान बात करता है पंचायत की और भाग 9 का बात करता है म्यूनिसिपैलिटी यानी नगर पालिकाओं की। आर्टिकल की अगर बात करें कि कौन कौन से अनुच्छेद हैं अंडर पार्ट नंबर 9, तो ये आते हैं आर्टिकल नंबर 243 से लेके 243O तक। ये बात करते हैं आपके इसकी पंचायत की। और 74th अमेंडमेंट से आपके ऐड किए गए 243O के बाद क्या आएगा P, तो 243P से लेके 243ZG तक। अब ये जो 243 से लेकर 243O तक है, एक एक आर्टिकल में पता होना चाहिए, बिकॉज इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 243 में क्या, 243A B C D एंड सो ऑन करके आपसे पर आर्टिकल पूछा जाता है कि ये चीज़, ये प्रोविजन किस आर्टिकल में है। तो वो सारी चीज़ें हम याद करेंगे, और सिर्फ याद नहीं करेंगे ट्रिक के साथ, बल्कि उसको समझेंगे भी। ठीक है। पार्ट 9B कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करता है, बिल्कुल बात सही है, बट अभी वो कोऑपरेटिव सोसाइटी हम नहीं देख रहे हैं। और एक चीज़ कि कल जो आपका कल हम लोग करने वाले हैं जो आपके एक्ट्स हैं, ठीक है, जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो गया आपके जो डिफरेंट एक्ट्स आए थे वो करेंगे, प्लस कल ही हम लोग पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने देखो पार्ट 1 2 3 4 5 6 14 15 पार्ट नंबर 9 पार्ट नंबर 9A ये सब देख चुके हैं। ठीक है, जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उसको हम लोग कल करेंगे, और उस पर जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम लोग कल कर लेंगे। ठीक है, तो सारे पार्ट्स हमारे कवर हो जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं एक एक आर्टिकल की तरफ। ठीक है, एक एक आर्टिकल हम यहाँ पे आप समझना, रटने क्वेश्चंस बिल्कुल ही मत करना, बिकॉज वो मेरा काम है, मैं आपको करवाऊंगा, वो आखिर में हम लोग कर लेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ आपका काम है कि इस चीज़ों को समझना, याद मैं आपको करवा दूंगा आखिर में, एक एक आर्टिकल आपको याद हो जाएगा, बिल्कुल नहीं भूलने वाले, एक एक आर्टिकल यहीं क्लास में आपको याद होगा अभी। 243 डिफाइन करता है, तो भाई सबसे पहले तो किसी चीज़ की डेफिनेशन होगी ना कि मतलब क्या है, तो ये डिफाइन करता है ग्राम सभा मीन्स अ बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल रोल्स रिलेटिंग टू द विलेज कंप्राइज्ड विद इन द एरिया ऑफ पंचायत एट द विलेज लेवल। यानी 243 में आपकी डेफिनेशन दी हुई है, यानी कि पूरी तरह से इसको डिफाइन किया गया कि ग्राम सभा है क्या। तो ग्राम सभा ना एकदम ग्रास रूट लेवल पे ग्राम सभा वो चीज़ है बोल सकते हैं जिसपे हर एक रजिस्टर्ड इलेक्टोरल जैसे आता है, जैसे गांव में हर कोई 18+ जिसका नाम इलेक्टोरल रोल में है वो सब ग्राम सभा के सदस्य होंगे। ये बात करता है अनुच्छेद नंबर 243 कि ग्राम सभा का मतलब क्या है। आई होप ये क्लियर होगा। तो जो भी ग्राम सभा की मीटिंग्स होती हैं उसमें सभी अडल्ट जिनका इलेक्टोरल रोल में नाम है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर बात करते हैं 243A, ये बात करता है ग्राम सभा। ठीक है, कि ग्राम सभा में एक्सरसाइज सच पावर एंड परफॉर्म सच फंक्शंस एट द विलेज लेवल एज द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट में बाई लॉ प्रोवाइड। कि ग्राम सभा के बारे में बात करते हैं कि ग्राम सभा के पास क्या क्या पावर है, तो वो फंक्शन और उसके पास वो पावर है, फिर वो फंक्शन परफॉर्म कर सकता है जो वहाँ के स्टेट लेजिस्लेचर ने डिटरमाइन कर रखे होंगे। देखो, पंचायत 3 टियर लेवल मैंडेटरी है सेटअप करना हर स्टेट के लिए, बट हर स्टेट लेजिस्लेचर को साथ ही साथ ये थोड़ी सी आज़ादी भी दी गई है, फ्रीडम भी दी गई है, फ्लेक्सिबिलिटी भी दी गई है कि अपने अकॉर्डिंग, अपने स्टेट के नीड के अकॉर्डिंग आप थोड़े से चेंजेस भी कर सकते हो। जैसे वहाँ पे ग्राम सभा के पास क्या क्या पावर देने वो वहाँ का स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट में अगर हम चले जाएँ तो वहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वहाँ के जो लोग हैं, फिर वहाँ के जो ग्राम सभा है वहाँ पर ज़्यादा पावर हो, तो इसीलिए वो फ्लेक्सिबिलिटी का एलिमेंट भी डाला गया है। ठीक है, 243B पे आते हैं, दैट टॉक्स अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत। पंचायत के गठन के बारे में बात करता है, यानी देयर शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन एवरी स्टेट पंचायत एट द विलेज इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। यानी कि इन तीनों लेवल पे जिसको हम बोलते हैं 3 टियर पंचायती राज सिस्टम, उसको इंप्लीमेंट करना है, विलेज लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो 3 टियर पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए, विलेज, इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल। इसको हम बोलते हैं ग्राम पंचायत बोलते हैं एट विलेज लेवल, इसको हम बोलते हैं ग्राम पंचायत। ठीक है, इसको बोला जाता है ग्राम पंचायत, मतलब बस अलग अलग नाम है, हो सकता है कि आपके स्टेट में अलग बोला जाता हो, बट ये विलेज लेवल का एक होता है। ठीक है, सबसे निचले लेवल का। फिर आपका एक होता है इंटरमीडिएट लेवल का। ठीक है, उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट लेवल बोल सकते हैं या फिर ब्लॉक लेवल बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं इंटरमीडिएट लेवल यहाँ पे लिख रहा हूँ, और इसी को हम बोल देते हैं या तो ब्लॉक लेवल, ठीक है, या फिर पंचायत समिति। ठीक है, और आपका सबसे टॉप पे जो होता है उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है,
डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इसको बोला जाता है जिला परिषद। ठीक है, आई अगेन रिपीट, नाम अलग अलग हो सकते हैं, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट ये 3 टियर पंचायती राज सिस्टम हर स्टेट में होता है, हर स्टेट में नहीं होता है। ठीक है, मतलब हर जगह नहीं होता है। कहाँ नहीं होता है? वहाँ पे नहीं होता है जहाँ पे पॉपुलेशन, इफ़ पॉपुलेशन इज़ लेस दैन 2 मिलियन, 2 मिलियन मतलब इफ़ पॉपुलेशन इज़ लेस दैन 20 लाख, अगर जो जनसंख्या वो 20 लाख से अगर कम हुई, उस केस में 3 टियर पंचायती राज सिस्टम इज़ नॉट मैंडेटरी, वहाँ पे 2 टियर पंचायती राज सिस्टम भी चलेगा। तो अगर ये आपका आ जाए कि इन एवरी स्टेट, हर राज्य में 3 टियर पंचायती राज सिस्टम है, ये हम लोगों ने नेटो सीरीज़ में क्वेश्चन भी किया था। ठीक है, तो 2 टियर पंचायती राज सिस्टम वहाँ पे लागू होता है जहाँ पे 20 लाख यानी 2 मिलियन से पॉपुलेशन है कम। वहाँ पे कौन सा उड़ेगा, मतलब 2 टियर होगा, इन तीनों में से कौन उड़ेगा? तो ये इंटरमीडिएट वाला उड़ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, इंटरमीडिएट वाला नहीं होगा, इंटरमीडिएट वाला नहीं होगा देन। ठीक है, तो अगर कहीं पे 2 टियर पंचायती राज सिस्टम है, जैसे फॉर एग्जांपल गोवा में है, सिक्किम में है, वहाँ पे क्या है, सिक्किम वगैरह में क्या है, सिक्किम में पॉपुलेशन इतनी कम है कि वहाँ पे 20 लाख से भी कम है, इसलिए वहाँ पे क्या किया गया है, इसलिए वहाँ पे ये किया गया है कि इंटरमीडिएट वाले को हटा दिया गया है। तो डिस्ट्रिक्ट और विलेज लेवल ही वहाँ पे काम करता है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत की बात करता है। अब बात करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ पंचायत की। ऑल द सीट्स इन अ पंचायत शैल बी फिल्ड बाय द पर्सन चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन। तो जितनी भी सीट हैं सारी डायरेक्ट इलेक्शन से भरेंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए, हम लोग जब नेटो सीरीज कर रहे थे तो वहाँ पे ऑल आया था ना, ऑल, ठीक है, ऑलवेज, ठीक है, नन, नेवर, एवरी, ये सब एक्सट्रीम कीवर्ड होते हैं। हमने देखा था कि वो गलत होते हैं। ठीक है, वो गलत होते हैं, हमने देखा था। फिर मैंने बोला था कि हमें सबसे पहले नॉलेज यूज़ करना है, तो नॉलेज ही हमारा ये हमें ये बताएगा कि सभी सीट्स, ठीक है, यहाँ पे भले ऑल लिखा हुआ है बट ये सही होगा आपका स्टेटमेंट अगर ये आ जाता है कि ऑल सीट्स इन पंचायत शैल बी फिल्ड और चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन। तो पहले हमें नॉलेज का यूज़ करना है, देन हमें विजडम में फिर नेटो का यूज़ करना है अपनी। ठीक है, तो ऑल द सीट्स इन पंचायत शैल बी फिल्ड बाय पर्सन चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन। तो डायरेक्ट इलेक्शन से सारी सीट भरी जाएंगी, प्लस जो चेयरमैन वाली हैं, चेयरमैन ऑफ पंचायत एट द विलेज लेवल शैल बी इलेक्टेड इन सच मैनर एज द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट में बाई लॉ प्रोवाइड। तो ये समझना, सारी सीट भरी जाएंगी डायरेक्ट इलेक्शन से, लेकिन जो चेयरमैन वाली है ना, चेयरमैन वाली, ये भरी जाएंगे इनडायरेक्ट इलेक्शन से, इनडायरेक्ट इलेक्शन से। लेकिन विलेज लेवल पे कैसा होगा, विलेज लेवल में डायरेक्ट भी हो सकता है चुनाव और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। ये वहाँ का जो स्टेट लेजिस्लेचर है उस स्टेट का, वो डिटरमाइन करेगा। अब मेरी बात को फिर से समझिए कि सभी सीटों में एक्सेप्ट चेयरपर्सन की सीट में डायरेक्ट चुनाव होगा। आप डायरेक्ट जाके वोट करते हैं ना जब पंचायत का चुनाव होता है, अपने गांव में देखा होगा। लेकिन जो चेयरमैन के लिए आप कभी वोट नहीं करते हैं, वो जो आपने चुना है वो चेयरमैन के लिए वोट करेंगे। और चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट और इंटरमीडिएटरी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो हमेशा इनडायरेक्ट ही चुनाव होगा। विलेज लेवल पे कैसा होगा वो वहाँ का स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइन कर सकता है कि भाई डायरेक्ट करना है या फिर इनडायरेक्ट करना है। वो थोड़ी सी आज़ादी, फ्लेक्सिबिलिटी है। डी बात करता है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की, कि भाई किस सीट्स का रिजर्वेशन होना चाहिए। तो 2 लोगों के लिए सीट्स का रिजर्वेशन होता है, SC ST और विमेन के लिए। ठीक है, SC ST के लिए होता है और विमेन के लिए होता है। SC ST के लिए रिजर्वेशन का क्राइटेरिया ये है कि उनके पॉपुलेशन के प्रपोर्शन में सीट्स को रिजर्व किया जाएगा। ये देखा जाएगा कि वहाँ पे कितनी जनसंख्या है SC ST कम्युनिटी की, उसी हिसाब से सीट्स को रिजर्व किया जाएगा। विमेन की अगर बात करें तो भाई विमेन का हर जगह 1/3 फिक्स कर दिया गया, 1/3 रिजर्व सीट्स, नॉट लेस देन 1/3, मतलब 1/3 से कम नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा होंगी चलेगी। ठीक है, तो एटलीस्ट 1/3 सीट्स जो होनी चाहिए रिजर्व होनी चाहिए विमेन के लिए। और ये सिर्फ ये जो अभी हम बात कर रहे थे ना कि एक्सेप्ट चेयरपर्सन, सारी सीट डायरेक्ट इलेक्शन से भरी जाएंगे, चेयरपर्सन वाले इनडायरेक्ट से, तो वो ये यहाँ पे भी रिजर्वेशन होगा और चेयरपर्सन लेवल पे भी रिजर्वेशन होगा। दोनों लेवल पे रिजर्वेशन होगा, SC ST और विमेन का। और सेम SC ST का पॉपुलेशन के प्रपोर्शन में और चेयरमैन का विमेन का 1/3 लेवल पे। ठीक है, दी ऑफिसेज वही लिखा हुआ है यहाँ पे 243D में, थर्ड इसका वो है, थर्ड सब क्लॉज है। दी ऑफिसेज ऑफ चेयरपर्सन इन दी पंचायत एट द विलेज और एनी अदर लेवल शैल रिजर्व फॉर द SC and ST एंड वुमेन इन सच मैनर एज द स्टेट लेजिस्लेचर में बाई लॉ प्रोवाइड। ठीक है, अगले बढ़ते हैं। 243E ड्यूरेशन ऑफ पंचायत के बारे में बात करता है, यानी कि पंचायत की अवधि कितनी होगी। तो एवरी पंचायत अनलेस सूनर डिजॉल्व अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स शैल कंटिन्यू फॉर 5 years, यानी कि 5 साल तक कंटिन्यू रहेगी हमारी ये ड्यूरेशन है पंचायत का। लोकसभा का भी ड्यूरेशन यही था, लेजिस्लेटिव असेंबली का भी ड्यूरेशन यही था, इसका भी ड्यूरेशन ही 5 साल का है। अनलेस फ्रॉम द डेट अपॉइंटेड फॉर इट्स मीटिंग एंड नो लॉन्गर। लेकिन यहाँ पे है क्या,
A panchayat constituted upon the dissolution of a panchayat before the expiration of its duration shall continue only for the remainder of the period for which the dissolved पंचायत would have continued। किसी पंचायत की अवधि समाप्त होने से पहले उसके विघटन पर गठित पंचायत केवल उस शेष अवधि के लिए जारी रहेगी जिसके लिए विघटित पंचायत जारी रहेगा। इसका मतलब ये होता है कि ये मैंने आपको बताया कि पंचायत का जो ड्यूरेशन है वो 5 साल का है, 5 ईयर्स का, ठीक है। लेकिन जैसे मान लेते हैं कि एक पंचायत का गठन हुआ था 1 जनवरी 2020 को हुआ था, तो इसका कार्यकाल कब पूरा होगा? 1 जनवरी 2025 को पूरा होगा, ठीक है, 5 साल। लेकिन अब बात ये आती है कि इसका क्या पहले भी भंग हो सकती है? बिल्कुल, जैसे हमारी लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व होती है ना, भंग होती है, उसी तरह ये भी हो सकती है। अब इसमें 2 सिनारियो निकल के आते हैं कि कब भंग हो रही है, उसके बेसिस पे फिर आगे चीज़ें बढ़ती हैं। अगर ये डिज़ोल्व हो रही है, वैसे इसको 1 जनवरी 2025 को कार्यकाल पूरा होना था, ठीक है, मान लेते हैं डिज़ोल्व हो गई 20 नवंबर को 2024 को। इसका मतलब क्या है? इसके टाइम पूरा होने में 6 महीने से कम का समय बाकी था भाई। 1 जनवरी 2025 को तो वैसे ही अपने ऑटोमेटिकली नेचुरल डिसोल्यूशन होना था इसका, बट ये पहले ही डिज़ोल्व हो गई। एक तो ये केस हो गया, और एक चलो मैं बोल देता हूँ कि ये 1 जनवरी 2024 को डिज़ोल्व हो गई। इस केस में 6 महीने से कम का टाइम बाकी है कि नहीं? लेस दैन 6 मंथ्स, बताइए। 6 महीने से कम का टाइम बाकी है, इसमें मोर देन 6 मंथ्स का टाइम बाकी है, मोर देन 6 मंथ्स। तो अगर 6 महीने से कम का टाइम बाकी है तो इलेक्शन करवाना बहुत जल्दी मैंडेटरी नहीं है, आराम से करवा लेना। यहाँ पे इलेक्शन करवाना मैंडेटरी है, ठीक है, इलेक्शन नॉट मैंडेटरी। यहाँ पे 6 महीने के अंदर अंदर आपके मतलब जल्दी से जल्दी इलेक्शंस करवाए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका इलेक्शन करवाना मैंडेटरी है, और जो इलेक्शन हो के जो आपकी नई पंचायत गठन होगा दैट विल सर्व फॉर द रिमाइंडर ऑफ द टर्म। रिमाइंडर ऑफ द टर्म के लिए मतलब ये, रिमाइंडर ऑफ द टर्म का मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जांपल 1 जनवरी 2024 का इसका डिसोल्यूशन हो गया, पंचायत के इलेक्शन हुए, और 1 फरवरी 2024 को नई पंचायत का गठन हो गया। कितना टाइम बाकी है? 11 महीने बाकी है ना, बस 11 महीने के लिए नई पंचायत होगी, फिर से 11 महीने बाद फिर नए इलेक्शंस होंगे। ये लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली के केस में नहीं होता है। अगर मान लेते हैं सरकार गिर जाती है लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली केस में, और जो नई लोकसभा नई लेजिस्लेटिव असेंबली हमारी बनती है वो पूरे 5 साल के लिए फिर पूरे 5 साल के लिए एलिजिबल होती है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है, वो बता दो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 243F जो बात करता है डिस्क्वालिफिकेशन की। इसको कौन डिज़ोल्व करता है? इसको डिज़ोल्व करने के पास इसके शक्तियाँ होती हैं। अगर हम बात करें जो जिला परिषद होता है ना, उसके पास ये पावर होती है कि वो कर सकता है, ठीक है। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका पंचायत होता है ना, अगर उसको लगता है कि ग्राम पंचायत जो है अपने पावर्स का सही तरह से यूज़ नहीं कर रहा है, तो ये पावर ज़िला परिषद को है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे चलो मैं लिख देता हूँ इस चीज़ को कि डिज़ोल्व करने का पावर, ठीक है, डिज़ोल्व जो करने का पावर होता है ये जिला परिषद को होता है, ठीक है। जिला परिषद को ये पावर दिया गया है कि वो उसको डिसॉल्व कर सकता है। और कुछ डाउट किसी का? और जिला परिषद को अगर बात करें, इसको कौन डिसॉल्व कर सकता है, ये भी आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको याद रखना, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट वो कर देगी, ठीक। और कुछ? तो लोकसभा के द्वारा इलेक्शन हुए हैं क्या? बहुत बिल्कुल हुए हैं। आपकी तबीयत ख़राब हो गई तो रेस्ट ले लो। रेस्ट ही थोड़ा सा ले रहे थे, उसी के चक्कर में लेट हो गया आज, थोड़ा सा तबीयत सही नहीं थी, बट कोई नहीं। सर आज यूट्यूब शॉर्ट्स नहीं आया। अब यूट्यूब शॉर्ट्स बन गया था, बट थोड़ा सा एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, इसकी वजह से मैंने उस पर होल्ड कर दिया था। तो आज इवनिंग पे आपको 3 PM या फिर 4 PM के अराउंड मिल जाएगा। एक सेकंड रुकना ज़रा, ठीक है।
3 PM या फिर 4 PM के अराउंड आपको मिल जाएगा आज का यूट्यूब शॉर्ट्स, ठीक है। और कुछ दिल पे ना लिया करें, ठीक है। कुछ लोग दिल पे ले लेते हैं कि सर ये कैसी ट्रिक है वैसी ट्रिक है। भाई ऐसा तो है नहीं दुकान से ख़रीद के लाते हैं, भाई ये सस्ती वाली ट्रिक दे देना, और अब तुमने बोल दिया तो हम महंगी वाली एक चरित्रवान ट्रिक तुम्हारे लिए लेके आए। अब भाई जो ट्रिक बनती है वो हम देते हैं, हो सकता है कि उससे अच्छी ट्रिक बन सकती थी। अब ऐसा तो है नहीं मेरे पास पूरे दिन है कि हम तुम्हारे लिए एक चरित्रवान ट्रिक के बारे में सोचें कि जिसमें किसी के ईगो ना हर्ट हो, किसी की फीलिंग ना हर्ट हो। अब इतना तो नहीं हो पाएगा, है ना। कि कुछ लोगों के एक मुझे जो पता है, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन 1-2 लोग हैं, ठीक है, तो उनका तुरंत ईगो हर्ट हो जाता है। एक शॉट से मन नहीं भर रहा है, अच्छा। चलो तुम्हारा मन भरवाते हैं हम 2-2 शॉट से, ठीक है। अब कल तुम्हें हमने कॉन्सेप्ट समझाया था ना कि अगर एक प्रोडक्ट का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो दूसरे का फिर घटेगा। हम्म। हाँ, ऐसी ट्रिक जल्दी याद होती हैं, बिल्कुल। तो वो वही मेरा वो रहता है। बाकी अगर आपको लगता है नहीं नहीं हमारा ईगो हर्ट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, खुद की बना लो। है कि नहीं। चलो, ट्रिक हो तो ऐसी है ना कि 4 लोग पूछे। डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप की अगर बात करें, सदस्यता के लिए अयोग्यता की बात है एफ में। अब उसमें हम फोकस मत करें कि एफ है ई है, वो अभी मैं आपको याद करा दूंगा, बट अब इस पर फोकस करें डिस्क्वालिफिकेशन। अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग चूजन एज मेंबर एंड फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ द पंचायत। कब डिस्क्वालीफाई होगा, तो वो प्रोविजंस जिस पे कि स्टेट लेजिस्लेचर ने लॉ बना रखा है, दैट इज जैसे 1A में इसी डिस्क्वालिफिकेशन में 243F1A, इफ ही सो डिस्क्वालीफाइड बाई और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शंस टू द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट कंसर्न्ड। यानी कि कोई ऐसा लॉ बन रखा है जिसको स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया है, अगर उसके तहत डिस्क्वालीफाइड है तो डिस्क्वालीफाई होगा। नाउ प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन शैल बी डिस्क्वालीफाइड ऑन द ग्राउंड दैट ही इज लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज इफ ही हैज अटेन्ड द एज ऑफ 21 ईयर्स। इसका मतलब ये है कि मिनिमम पंचायत का एज लड़ने के लिए चुनाव 21 साल है, यानी कि अगर किसी के 25 नहीं हुई है तो इस ग्राउंड में इसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता है कि तुम्हारी उम्र 25 नहीं हुई है ना, 21 होनी चाहिए, बात खत्म। तो मिनिमम एज भी यहाँ पे मैंशनड है, ठीक है। मिनिमम एज कितनी है, 21। तो किसी को ये चीज़ बोल रहा है कि किसी को इस आधार पे अयोग्य नहीं घोषित किया जा सकता है कि वो 25 वर्ष का नहीं हुआ है, क्योंकि 25 तो है ही नहीं, 21 है। 25 तो लोकसभा के लिए होती है। डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप इफ इज सो डिस्क्वालीफाइड बाई और अंडर एनी लॉ, या फिर इसके अलावा अगर कोई लॉ बनाए स्टेट लेजिस्लेचर ने उसके तहत डिस्क्वालीफाई है तो वो डिस्क्वालीफाई होगा। एक चीज़ हमेशा याद रखना, मैंने कल भी जब मैं सेशन ले रहा था PYQ वाला तो वहाँ पे मैंने बताई थी, और आज PYQ वाला सेशन नहीं होगा बिकॉज काफ़ी लोगों को चाहिए ब्रेक। मैं कॉमेंट देख रहा था कि सर ब्रेक दो ब्रेक दो ब्रेक दो, 7 दिन हो जाता है। तो अगर कोई यहाँ पे PYQ वाला सेशन वाला स्टूडेंट है तो आज आपका सेशन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आप ही लोग उसकी रिगार्डिंग बोल रहे थे कि सर ब्रेक दो, बहुत ज़्यादा हो रहा है, लोडेड हो रहा है, इस वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, जब पंचायत के रिगार्डिंग कोई चीज़ पूछी जाएगी तो स्टेट लेजिस्लेचर के पास ही ऑलमोस्ट सारे पावर होते हैं कानून बनाने के, कि कौन अथॉरिटी। अब ये जैसे फॉर एग्जांपल बात करें कि इसके तहत डिस्क्वालिफिकेशन होगा कि नहीं होगा, ये भी यहाँ पे बताता हूँ। डिस्क्वालिफिकेशन कौन डिसाइड करेगा, इज डिसाइडेड बाई, अच्छा ये बताओ कि MPs और MLAs, जो MPs होते हैं, चलो MPs छोड़ो, ठीक है, MPs देखते हैं, अभी MLAs छोड़ो, MP जो होते हैं हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनका डिस्क्वालिफिकेशन कौन देखता है, बताइए मुझे जल्दी से, कौन देखता है कि डिस्क्वालीफाई होंगे कि नहीं होंगे। तो डिस्क्वालिफिकेशन इज डिसाइडेड बाई इन द केस ऑफ लोकल बॉडीज बाई सच अथॉरिटी एज डिसाइडेड बाई और डिटरमाइंड बाई वहाँ का स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। वहाँ के स्टेट लेजिस्लेचर ने जो बोला है, जिस अथॉरिटी को पावर दी है कि तुम डिसाइड करोगे कि डिस्क्वालीफाई कोई होगा कि नहीं होगा, वही डिसाइड करेगा, कोई और अथॉरिटी नहीं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर के पास बहुत पावर दिए गए हैं विद रिस्पेक्ट टू लोकल बॉडीज़ कि आप अपने हिसाब से डिसाइड करो। वो क्वेश्चन में पार्लियामेंट लिख देगा स्टेट लेजिस्लेचर की जगह, और वो गलत होगा। MPs का जब डिस्क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये डिसाइड करता है हमारा प्रेसिडेंट। अब आप कहेंगे कि सर नहीं, वो तो डिसाइड करता है हमारा हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट ना इनके इलेक्शन डिस्प्यूट को देखता है, इनके इलेक्शन डिस्प्यूट ऑफ MPs और MLAs को देखता है कौन, हाई कोर्ट। ये उसका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। लेकिन प्रेसिडेंट विद द कंसल्टेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये MPs के उसका डिस्क्वालिफिकेशन को देखता है, ठीक है। बट डिस्क्वालिफिकेशन अंडर डिफेक्शन होगा तो वो कौन देखेगा, मुझे बताइए। अगर किसी का दल बदल के चक्कर में उसका अगर डिस्क्वालिफिकेशन करना है तो वो किसके अंडर में आएगा, ये आपको बताना है।
तो वो हम लोग ने याद किया था कि अगर डिसक्वालिफिकेशन, ठीक है, डिसक्वालिफिकेशन अंडर, ये सब आपकी चीज़ें लिखी हुई है यहाँ पे, बस रिवाइज हो रहा है कि डिसक्वालिफिकेशन अंडर डिफेक्शन डिसाइड करना है तो वो कौन करता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर मतलब पीठासीन अधिकारी, लोकसभा के केस में वहाँ का स्पीकर, राज्यसभा के केस में वहाँ का चेयरमैन, ठीक है, ये चीज़। और इससे एक केस भी रिलेटेड है आपका, थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है मुझे पता है, बट अगर बाई चांस अगर कभी आपसे पूछ ले तो किहोटो होलोहान वर्सेस जच्चिलू केस है एक, जिसमें कि डिसक्वालिफिकेशन अंडर डिफेक्शन ये बोला था सुप्रीम कोर्ट ने, दैट इज डिसक्वालिफिकेशन अंडर डिफेक्शन में जो स्पीकर का डिसीजन फाइनल तो होता है, फाइनल है उसका डिसीजन, बट बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू नहीं है। ये किहोटो होलोहान वर्सेस जच्चिलू केस में इस चीज़ को बोला गया था। और एक चीज़ कि इनके इलेक्शन की अगर हम बात करें तो इलेक्शन कौन करवाता है, चलो अभी वो भी देखेंगे। तो इलेक्शन यहाँ का स्टेट का इलेक्शन कमीशन करवाता है। पंचायत और नगर पालिकाओं के जो चुनाव है वो स्टेट का इलेक्शन कमीशन करवाता है। इलेक्शन जो कमीशन ऑफ इंडिया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो चुनाव करवाता है किसके? हमने देखा था प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, लोकसभा के, ठीक है, मतलब ये पार्लियामेंट के और स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट बोलते हैं लोकसभा राज्यसभा दोनों आ गया, स्टेट लेजिस्लेचर बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों आ गया, ठीक है। 243G ये बात करता है पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ पंचायत, कि इनके पास क्या क्या पावर है। तो लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट, अगेन लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट में बाई लॉ एंडो द पंचायत विद सच पावर एंड अथॉरिटी एंड may be necessary to enable them to function as institution of self government, यानी कि वहाँ का स्टेट लेजिस्लेचर उनको वो पावर दे सकता है जिनको ज़रूरत की है, बस खत्म। H से क्या है? पावर टू इम्पोज टैक्सेस बाई फंड्स ऑफ दी पंचायत, यानी पावर टू इम्पोज टैक्स, यानी कि ये पावर दे सकता है पंचायत को कि वो टैक्स लगा सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे फंड कलेक्ट कर सकते हैं। आई बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन, यानी कि एक फाइनेंस कमीशन का गठन होना चाहिए। ये स्टेट का फाइनेंस कमीशन होगा, तो इसका गठन कौन करेगा? गवर्नर ऑफ अ स्टेट करेगा, राज्य का राज्यपाल करेगा। अगर हमने देखा था कि यूनियन के केस में जो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया होता है कौन से आर्टिकल में होता है, जरा बताइए कमेंट में जल्दी से, कल हम लोगों ने देखा था। तो जो वित्त आयोग होता है उसका गठन कौन करता है? 5 साल के लिए हमारा राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट करता है, अंडर आर्टिकल नंबर 280 करता है, ठीक है, 280 में फाइनेंस कमीशन दिया हुआ है। उसी तरह स्टेट का फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 243I प्रोवाइड करता है कि गवर्नर ऑफ अ स्टेट शैल एज सून एज मे बी विद इन 1 ईयर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इस जो एक्ट आया था 1992 में, उसके 1 साल के अंदर अंदर तक एक फाइनेंस कमीशन का गठन कर देना है हर 5 साल में, और इसका गठन होते रहना है, ठीक है, एवरी 5th ईयर। कॉन्स्टिट्यूट अ फाइनेंस कमीशन टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत एंड टू मेक रिकमेंडेशन टू गवर्नर। वो पंचायत के फाइनेंसेस को देखेगा कि भाई कितने ज़रूरत है फाइनेंसेस की, गवर्नर को रिकमेंडेशन देगा जो कि बाइंडिंग नहीं होगी। वो फर्दर गवर्नर जो है ये जो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया उससे थोड़ा सा कोरिलेट करके, क्योंकि फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया है ना, वो भी इस चीज़ को बोलता है कि किस तरह से स्टेट का जो आपका कंसोलिडेटेड फंड है उसको किस तरह से ऑगमेंट किया जाए ताकि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी को भी थोड़ा पैसा मिल सके, ठीक है। तो एक तरह से स्टेट का फाइनेंस कमीशन यूनियन के फाइनेंस कमीशन के साथ मिलजुल के चलता है। आर्टिकल 243I इसकी बात करता है, इसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? हमारा गवर्नर ऑफ अ स्टेट करता है। 243J की बात करें, ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ पंचायत, यानी कि जो पंचायत के जो अकाउंट है उनको ऑडिट करने का जो काम होता है वो आर्टिकल 243J के तहत होता है, ठीक है। अब यहीं तक आपके इंपॉर्टेंट थे मेन, मतलब एक और अगला वाला के है, उसके बाद आपके उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बात करता है इलेक्शंस टू दी पंचायत, इलेक्शन कौन करवाते हैं आपके? ये लिखा हुआ है यहाँ पे, स्टेट का इलेक्शन कमीशन करवाएगा। और जो स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे इनकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा? याद रखना, इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो हमारा करेगा गवर्नर, यानी कि राज्यपाल इनकी नियुक्ति करेगा। लेकिन जब इनकी रिमूवल की बात आएगी तो रिमूवल की अगर मैं बात करूं तो सेम एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट होता है, सेम एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट। और जज ऑफ हाई कोर्ट को जरा बताइए मुझे कमेंट में किन 2 ग्राउंड्स पे रिमूव किया जाता है, जल्दी से कमेंट में। कमेंट क्या चीज़, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। सबका सही है। प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड कैपेसिटी, ठीक है, तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, ठीक है, यानी कि एक तरह से पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास होगा बाई स्पेशल मेजोरिटी, दैट इज 2/3 मेजोरिटी इन दी लोकसभा एंड राज्यसभा, और उसके बाद हमारा प्रेसिडेंट ठप्पा लगा के इनको हटाएगा। यानी अपॉइंटमेंट तो कर रहा है गवर्नर, बट जो नियुक्ति कौन कर रहा है वो कर रहा है आपका, सॉरी
अपॉइंटमेंट तो कर रहा है गवर्नर, बट जिनका जो रिमूवल है वो कौन कर रहा है? हमारा प्रेसिडेंट कर रहा है। प्रेसिडेंट ऐसे नहीं जैसे कि हमारा हाईकोर्ट का जज रिमूव होता है, यानी कि आपका स्पेशल मेजोरिटी से पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास होगा, वो अगर बोलेगा तो ही हमारा रिमूव कर सकता है प्रेसिडेंट उनको। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। अगला आपका आर्टिकल है 243L। ये बात करता है सर स्टेट फाइनेंस कमीशन को कैसे हटाया जाता है? स्टेट फाइनेंस कमीशन को मैं बता दूं। अच्छा, स्टेट फाइनेंस कमीशन को भी इसी तरह हटाया जाता है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी से। ठीक है, याद रखना, जो स्टेट फाइनेंस कमीशन जब भी हम पढ़ रहे थे, उसके मेंबर और चेयरमैन को भी प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी से ही हटाया जाता है। क्लियर है? आगे बढ़े अब तो किसी कोई डाउट नहीं है। और उसमें भी वही होता है, ठीक है, याद रखना, जैसे 1+4 देखा था ना फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया में, एक चेयरमैन और 4 अदर मेंबर, वैसे यहाँ पे भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 243L ये बात करता है एप्लीकेशन टू यूटीज़, यानी कि किस तरह से यूनियन टेरिटरीज़ में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कि में ये लागू होगा आपका पंचायत के जो प्रोविजंस है। एम बात करता है पार्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन एरियाज़, यानी कुछ पार्ट हैं आपके, कुछ सर्टेन एरियाज़ में जो आपके शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं वहाँ पे अप्लाई नहीं होंगे। अभी यहीं पे मैं ऐड करना चाहूँगा आपका पेसा एक्ट को। पेसा 1996। पेसा क्या है? ये पंचायत एक्सटेंशन, ठीक है, प्रोविजंस ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज, यानी कि जो हमारे शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं, खासकर जो नॉर्थ ईस्ट वगैरह के हैं, तो वहाँ पे ये पंचायत के प्रोविजंस डायरेक्टली लागू नहीं होते हैं, वो विद सर्टेन मॉडिफिकेशंस लागू होते हैं। और वो चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए लाया गया था पेसा एक्ट, या फिर पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट ऑफ 1996। क्लियर है? जो भी शेड्यूल्ड एरिया है वहाँ पे पंचायत के प्रोविजंस डायरेक्टली लागू नहीं होते हैं, विद सर्टेन मॉडिफिकेशंस लागू होते हैं, और उसी के लिए लाया गया था आपका पेसा एक्ट ऑफ 1996। ठीक, अगला है हमारा 243N जो बात करता है कॉन्टिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज एंड पंचायत, यानी मौजूद कानूनों और पंचायतों की का जारी रहना, यानी कि जो भी आपके लॉज हैं वो कंटिन्यू किस तरह से रहेंगे, वो इसके बारे में दिया है। और लास्ट आर्टिकल है, उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लास्ट आपका आर्टिकल है दैट इज बार टू इंटरफेरेंस। एक सेकेंड, कौन है? चलिए, बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर, यानी चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक लगी हुई, यानी कि जो इलेक्टोरल मैटर्स पे हमारे अदालत यानी कि जो कोर्ट है, जिस तरह हमने कल देखा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब काम करता है तो उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते जो हमारे कोर्ट्स हैं, उसी तरह से इलेक्टोरल मैटर्स पे भी हमारे जो कोर्ट्स हैं वो इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अभी हम देख लेते हैं किस तरह से याद करना है। पहले तो मैं देख लेता हूँ किसी कोई डाउट तो नहीं है। सर पंचायत किस किस स्टेट में लागू नहीं है, आते हैं अभी उस पर। चलो पूछ ही दिए हो तो बता ही देते हैं, ठीक है। यहाँ पे बता देते हैं कहाँ पे, यहाँ पे बता देते हैं कि पंचायत कहाँ कहाँ पे लागू नहीं होता है। ठीक है, तो आपका नागालैंड, मेघालय, नोट कर लीजिएगा कि जो आपके पंचायती राज सिस्टम एग्जिस्ट करता है सभी स्टेट में, बस इन स्टेट में नहीं करता है, नागालैंड, मेघालय और मिज़ोरम पे। ठीक है, पंचायती राज सिस्टम डू नॉट एग्जिस्ट, पंचायती राज सिस्टम डू नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर? और दिल्ली में भी नहीं है आपका, ठीक है, जो और सभी यूटीज़ में है, ठीक है, इन ऑल यूटीज़ एक्सेप्ट दिल्ली। ठीक है, ये चीज़ भी नोट करिएगा, याद रखिएगा कि सभी राज्यों में एक्सेप्ट दीज 3 स्टेट्स और सभी यूटीज़ में एक्सेप्ट दिल्ली। ठीक, चलिए अब इस क्वेश्चन को अब इस पे देख लेते हैं कि किस तरह से ये सारी चीज़ें हमें याद करनी है विद ट्रिक। विद ट्रिक मैं आपको याद करवाने वाला हूँ, बहुत आसानी से आपको याद होंगी। सर पहले वाले लेक्चर नहीं, वो आपके परमार एकेडमी ऐप में एज फिटनेस चैलेंज। ठीक है,
अब इनको याद कैसे करना है, आपने ये तो समझ लिया इनमें है क्या, अभी याद कैसे करना है। तो ए से होता है, ए से याद रखिए असेंबली। असेंबली का मतलब क्या, देखिए 243 में सबसे जो पहला आर्टिकल है उसमें तो डिफाइन किया जाएगा, किसी भी चीज़ को डिफाइन सबसे पहले आर्टिकल में किया जाता है। तो ए से होता है असेंबली, ठीक है, ए से होता है असेंबली। असेंबली मतलब सभा, तो ये बात करता है ग्राम सभा की, ये डिफाइन कर रहा है ग्राम सभा को। ग्राम सभा में वो सारे लोग आते हैं जो ये लोग मतलब होते हैं जो 18+ हैं और रजिस्टर्ड हैं आपके इलेक्टोरल रोल में, ठीक है। 243 ये बोलता है ग्राम सभा यानी कि उसके पास क्या क्या पावर है वो सारी चीज़ें। बी बात करता है इसके बनने के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, ये किस तरह से बनेगी पंचायत, ठीक है। तो बी से आप ऐसे याद रखो कि कैसे बनेगी पंचायत, राइट, कि इसमें आपका 3 टियर पंचायती राज सिस्टम होगा, ग्राम पंचायत होगा एट विलेज लेवल, पंचायत समिति होगी एट ब्लॉक लेवल, जिला परिषद होगा एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। फिर सी बात करता है, सी से कॉम्पोजिशन, गठन की बात करता है कि किस तरह से इसका, यानी कि किस तरह से यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे सभी पोस्ट के लिए और किस तरह से यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शंस होंगे चेयरमैन के लिए। और चेयरमैन के लिए विलेज जो आपका विलेज लेवल पे है वहाँ पे डायरेक्ट होगा इनडायरेक्ट होगा, वहाँ का स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइन कर सकता है। और एक चीज़ कि अगर 2 मिलियन से पॉपुलेशन कम है तो वहाँ पे इंटरमीडिएट लेवल को स्किप किया जा सकता है और वहाँ पे सिर्फ 2 टियर पंचायती राज सिस्टम ही रखा जा सकता है। डी बात करता है रिजर्वेशन की, याद कैसे रखेंगे, डी से आप याद रखिए दलित, ठीक है, डी से आप याद रखेंगे दलित, और दलित से क्या हो जाएगा SC ST, तो SC ST को हम क्या कहते हैं, रिजर्वेशन। तो SC ST को रिजर्वेशन मिला हुआ उनके पॉपुलेशन के प्रपोर्शन में, और वुमेन को 1/3 सीट्स रिजर्व्ड है, ठीक है। ई की अगर बात करें तो ये ड्यूरेशन की बात करता है। अब ड्यूरेशन कितना है पंचायत का, 5 साल का होता है, और 5 को हम किस अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ई को हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं और ड्यूरेशन ऑफ पंचायत 5 ईयर्स का होता है, तो इससे ऐसे याद रख सकते हैं। डिसक्वालिफिकेशन की बात करता है, नहीं फेल हो गई है, एफ से आपको क्या रखना है, एफ से आपको याद रखना है फेल हो गया नहीं डिस्क्वालीफाई हो गया। कौन अथॉरिटी डिसाइड करेगी, सच अथॉरिटी एज डिसाइडेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। जी से है आपका पावर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत, तो जी से आप याद रखो गोली, ठीक है, कि भाई गोली खाते ही पावर मिल गई, अथॉरिटी मिल गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिल गई, बिकॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स विद अलॉन्ग विद पावर। एच से है आपका इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस बाई एंड फंड्स ऑफ द पंचायत, तो एच से ऐसे याद रखो, एच हाउस टैक्स ना, हाउस टैक्स तो सभी ऑलमोस्ट भरते हैं, तो एच से हाउस और टी से टैक्स, तो हाउस टैक्स एच में दिया हुआ टैक्स के बारे में। आई से आप ऐसे याद रख लो कि आई में आपका दिया हुआ है फाइनेंस। अब आई से क्या याद आता है आपको, आई से होता है इनकम, ठीक है, और इनकम वगैरह पंचायती कौन देखता है, कौन देखेगा, फाइनेंस कमीशन देखेगा। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि आई से इनकम और आई से आपका फाइनेंस कमीशन। क्लियर है, 243 आई में स्टेट के फाइनेंस कमीशन के बारे में दिया हुआ है। आई से आपका इनकम, और इनकम कौन देखता है, फाइनेंस, इनकम मतलब फाइनेंस कमीशन देखेगा। जे से आपका ऑडिट के बारे में दिया हुआ है, ठीक है, जे आपका ऑडिट है। इसके बाद वाले उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर मैं आपसे बोलता हूँ इतने भी आप याद कर लोगे ना, हो ही नहीं सकता कि आप क्वेश्चन सही ना कर पाओ अगर एक स्पेसिफिकली आर्टिकल, क्योंकि अगर ये वाले पूछ लिए तो कर ही दोगे। मान लेते हैं ये वाले इनमें से भी कोई पूछ दिए जो कि उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप एलिमिनेट करके कर लोगे, है कि नहीं, बट फिर भी हम देख लेते हैं। तो आपका जे में दिया हुआ ऑडिट ऑफ अकाउंट, किस तरह से ऑडिटिंग करी जाएगी अकाउंट की, तो इसको हम किस तरह से याद कर सकते हैं बताइए। वैसे तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट फिर भी चलो अभी देखते हैं, ठीक है। के से आपका दिया हुआ इलेक्शंस टू दी पंचायती, किस तरह से इलेक्शंस होंगे, चुनाव होंगे। एल में दिया हुआ एप्लीकेशन टू यूटीज़, ऐसे याद रखो यूटीज़ में आपके होते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, तो एल से लेफ्टिनेंट गवर्नर और एल से यूटी के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। पार्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन एरियाज़, ठीक है, यानी कि पार्ट विल अप्लाई विद सर्टेन मॉडिफिकेशन, तो एम से हो गया मॉडिफिकेशन और एम से हो गया आपका कि जो कुछ पार्ट हैं वो कुछ सर्टेन एरिया में अप्लाई नहीं होंगे या फिर मॉडिफिकेशन के साथ अप्लाई होंगे, तो एम से मॉडिफिकेशन उस तरह से याद कर सकते हैं। एन से है आपका कॉन्टिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज इन पंचायत, और ओ से है बार टू इंटरफेयर, यानी कि आपके कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। क्लियर है, याद हो गया सभी को। चलिए थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एक ब्लैंक स्लाइड लेता हूँ और यहाँ पे आपको जल्दी जल्दी रिकॉल करने हैं सबको, ठीक है। रेडी हैं सभी लोग, चलो। क्या चीज़, हाँ अभी उस पर म्यूनिसपैलिटी भी करवाएंगे, अभी थोड़ा सा सब्र रख लिया करो, है ना, अभी करवाएंगे, इसको पहले पूरा कर लें, ठीक है। 243 सबसे पहले क्या कर रहा था, डिफाइन कर रहा था। 243 ए से असेंबली मतलब ग्राम सभा के बारे में बात हो रही है। बी मतलब बनना, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत की 3 टियर पंचायती राज सिस्टम रहेगी, 2 टियर वहाँ रहेगी जहाँ पे 2 मिलियन से पॉपुलेशन कम है। सी बात करता है कॉम्पोजिशन की, किस तरह से इसका कॉम्पोजिशन होगा, यानी कि इसमें किस तरह से इलेक्शंस होंगे, डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे आपके सभी लेवल पे और इनडायरेक्ट होंगे चेयरमैन लेवल पे, और विलेज लेवल पे चेयरमैन ऐसे चुना जाएगा जैसे स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइन करेगा। डी से आपका क्या होना चाहिए,
दलित, दलित मतलब डी से दलित और डी से आपका रिजर्वेशन है ना, तो उनको रिजर्वेशन मिला हुआ है पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में। ई कितना होता है, ई अल्फ़ाबेट 5, 5 मतलब 5 साल का ड्यूरेशन होता है, ये हमने पढ़ा, याद हो गया। एफ मतलब फेल कर गए, यानी कि इनके डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में दिया, किसी को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा कि वो सिर्फ अभी 25 साल की उम्र नहीं कंप्लीट की है, बिकॉज 21 साल मिनिमम होती है, और बाकी अगर किसी तरह के डिस्क्वालीफाई है तो वो डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। और डिस्क्वालिफिकेशन डिसाइड कौन करेगा, वो डिसाइड करेगा एसएच अथॉरिटी, जो बाई डिटरमाइंड बाई स्टेट लेजिस्लेचर। जी से हमने गोली खाई, और गोली से हमें क्या मिल गई, गोली से हमें पावर, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई। एच से हाउस, टैक्स से टीट से टैक्स, आई से इनकम से स्टेट का फाइनेंस कमीशन, ठीक है। जे से था आपका ऑडिटिंग, ठीक है, जे से ऑडिटिंग। अब ये क्योंकि इसके लिए सबके लिए ट्रिक याद कर ली थी, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं याद कर रही थी, बट फिर भी देखो याद आ गया है ना, ठीक है। और जे के से क्या हम लोगों ने याद किया था, के से इलेक्शन टू दी पंचायत की, इलेक्शन कौन करवाएगा, इलेक्शन टू दी पंचायत, तो इलेक्शन आपका करवाएगा जो स्टेट का इलेक्शन कमीशन होगा, ठीक है, स्टेट का इलेक्शन कमीशन होगा। और जे के एल से हम लोगों ने क्या याद किया था, एल से एप्लीकेशन टू यूटीज़, क्योंकि वहाँ पे कौन होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, तो यहाँ पे एप्लीकेशन टू यूटीज़। फिर हमने एम से मॉडिफिकेशन, यानी कि कुछ पार्ट जो हैं, दैट इज़ पार्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन एरिया, पार्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन एरिया, या फिर वहाँ मॉडिफिकेशन से अप्लाई होंगे। फिर एन की बात करी थी, एन कैसे याद किया था कि आपका जो कुछ कॉन्टिन्यूएंस, ठीक है, कॉन्टिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज, और वो था कि बार टू इंटरफेयर बाई कोर्ट इन दी, जो आपका इलेक्टोरल मैटर है उसमें, ख़त्म हो गया, ठीक है, याद हो गया ना आपको अभी के अभी। और सारी जो चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है, वो भी आपको याद हो गया, क्लियर। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा लोकल बॉडीज़ को देख लेते हैं, थोड़ा सा ही है बहुत, बिकॉज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लोकल बॉडीज़, बस इक्का दुक्का चीज़ें हैं मैं आपको बता दूं, बिकॉज इस पर उसने क्वेश्चन बने नहीं है लोकल बॉडीज़, मतलब म्यूनिसिपैलिटी पे ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं वो पंचायत में बनते हैं। उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद UP SSC पेट के पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पेपर के। आई एंड जे ट्रिक रिपीट्स और अक्षय चौधरी। अक्षय, आई से हम लोगों ने देखा था, आई से इनकम, तो इनकम कौन देखता है, इनकम देखता है आपका, जो इनकम का मतलब होता है फाइनेंस, और वो कौन देखेगा, फाइनेंस को फाइनेंस कमीशन देखेगा। जे से हमने कोई ट्रिक अभी याद नहीं की है, ठीक है, जे से हमने कोई ट्रिक याद नहीं करी है, मतलब आपका इतनी सबके लिए ट्रिक याद कर ली, जे के लिए नहीं याद करी तो आप एलिमिनेशन से तो कर ही दोगे। ऐसी ट्रिक बनाओ 4 लोग क्या, 1 लोग भी अच्छा, आनंद शर्मा बताओ फिर ट्रिक। जैसे जिला पंचायत मज़ा नहीं आया। जैसे जैकपॉट, ठीक है। अब चलो अभी आते हैं म्यूनिसिपैलिटी यानी कि नगर पालिकाओं पे, ठीक है, म्यूनिसिपैलिटीज़। नगर पालिकाएँ, ठीक है, म्यूनिसिपैलिटीज़। तो अगर नगर पालिकाओं की बात करें तो कौन से आर्टिकल में आती हैं, सबसे पहले 243 पे हमारा ख़त्म हुआ था, तो 243 से लेके 243 तक आपकी ये जाती है म्यूनिसिपैलिटीज़, यानी कि जो नगर पालिका हैं। आपका पार्ट कौन सा है, यानी कि भाग कौन सा है, तो भाग है आपका पार्ट नंबर 9A है, भाग नंबर 9 का है, क्लियर। और म्यूनिसिपैलिटी ये कौन सा अमेंडमेंट है, वो अभी हम देख चुके हैं, 74th अमेंडमेंट। अब इसके रिगार्डिंग जो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें वो यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो है कि मेयो, ठीक है, मेयो वाइस रॉय था, 1870 में ये लेके आया था एक रेजोल्यूशन, ठीक है, जिसको मेयोज़ रेजोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। और ये रेजोल्यूशन के थ्रू इसने अटेम्प्ट किया था अर्बन लेवल पे एक तरह से हम बोल सकते हैं फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन का। अब पता है आपको, पता है हमारे यहाँ पे यूनियन लेवल पे गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट होती है, इस केंद्र सरकार बोलते हैं, राज्य लेवल पे भी है राज्य सरकार। अब जब हमने पंचायत को सेटअप किया, जब अपने ग्रास रूट लेवल पे हमने डेमोक्रेसी को पहुंचाया,
तो एक तरह से हमने डिसेंट्रलाइजेशन किया। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन करना मतलब कि सेंटर को सारी पावर दे देना, और वो जब पावर आप नीचे लेके आते हो दैट इज़ कॉल्ड एज डिसेंट्रलाइजेशन, जो कि गांधी जी का भी ड्रीम था। तो मेयोज रेजोल्यूशन 1870 में आता है, और ये दैट वाज रिगार्डिंग फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन, कि किस तरह से फाइनेंशियल आपका डिसेंट्रलाइजेशन किया जाना चाहिए। इन्होंने अटेम्प्ट किया था, बट एक्चुअल में जो काम किया था वो किया था रिपन ने। रिपन्स रेजोल्यूशन आया था, ठीक है, रिपन जी रेजोल्यूशन लेके आए थे इन 1882, रिपन्स रेजोल्यूशन इन 18 ऑफ, या फिर रिपन्स रेजोल्यूशन ऑफ 1882, 1882 में ये लेके आए थे, जिसको कि मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोला जाता है, ठीक है, इसको बोला जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, और इसी वजह से इनको बोला जाता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो अभी आप समझिए कि इनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्यों बोला जाता है, बिकॉज जो रिपन रेजोल्यूशन लेके आया था 1882 में, उसने कहीं ना कहीं अर्बन लोकल बॉडीज़ का एक फाउंडेशन रखा था, इसीलिए उसको, उस रेजोल्यूशन को मैग्ना कार्टा बोला गया, और इनको बोला गया फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट की अगर बात करें तो लोकल जो गवर्नमेंट है, अभी हमारा किस लिस्ट में आता होगा, बताओ किस लिस्ट के सब्जेक्ट, मतलब एज ए सब्जेक्ट किस लिस्ट में आता होगा। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अनुसार 1935 जो आया था, कल हम लोग सारे एक्ट पढ़ेंगे, ये आता था आपका, एक था प्रोविंशियल सब्जेक्ट, यानी प्रोविंसेस के पास था प्रोविंशियल सब्जेक्ट। तो ऑब्वियस ये बात है, अभी ये स्टेट लिस्ट में होगा, ठीक। जो आपकी अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अर्बन लोकल, या फिर यहाँ पे जगह है क्या, तो यहीं पे लिख देते हैं, रुको, अर्बन लोकल जो गवर्नमेंट है वो आपकी 8 टाइप्स की होती हैं। कितने टाइप की हैं? 8 टाइप की। वो 8 टाइप यहाँ पे मैं लिखता हूँ। एक तो है आपको होता है आपका म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वैसे आपको रटने की ज़रूरत नहीं, बस आपको बता रहा हूँ, वैसे ये रटने की आपको ज़रूरत नहीं है। एक होता है आपका म्यूनिसिपैलिटी, एक होता है आपका नोटिफाइड एरिया कमेटी, नोटिफाइड एरिया कमेटी। एक होता है आपका टाउन एरिया कमेटी। एक होता है आपका कंटोनमेंट बोर्ड, जो कि रेगुलेट करता है, अभी मैं वो भी बताऊंगा कौन किसको रेगुलेट करता है। कंटोनमेंट बोर्ड होता है आपका एक होता है आपका टाउनशिप। कुछ होते हैं आपके एक पोर्ट ट्रस्ट। कितने हो गए? आई थिंक 7 हुए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। एक बाकी आपका, एंड दैट इज हाँ, स्पेशल पर्पस एजेंसी, ठीक है, स्पेशल पर्पस एजेंसी। ये 8 होती हैं आपकी अर्बन लोकल गवर्नमेंट, ठीक। ये 3 मिनिस्ट्रीज़ के अंडर में काम करती हैं। जैसे ऐसा नहीं कि सारी की सारी 3 मिनिस्ट्रीज के अंडर काम करती हैं। जैसे अगर हम बात करें जो म्यूनिसिपैलिटी वगैरह है, ये आपकी काम करती हैं 3 तरह की होती है। भी फर्दर ये होती है आपकी एक नगर पंचायत, सॉरी नगर पंचायत बोल रहा हूँ, हाँ नगर पंचायत हो गई आपकी, नगर की जो पंचायत होती है। एक होती है आपकी म्यूनिसिपल काउंसिल बोलते हैं एक को, ठीक है, म्यूनिसिपल काउंसिल होती है। और एक होती है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है, एक होती है आपकी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है। 3 तरह की म्यूनिसिपैलिटी होती है आपकी है। तो जैसे म्यूनिसिपैलिटी की अगर बात करें तो ये आपकी आती है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, यानी महुआ के अंडर आती है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट। बट वहीं अगर मैं बात करूँ कंटोनमेंट बोर्ड, ये आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। पोर्ट ट्रस्ट आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में। तो इनको 3 मिनिस्ट्रीज रेगुलेट करती हैं। ज़्यादातर आपकी महुआ यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स रेगुलेट करता है, कुछ को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रेगुलेट करता है, उनमें से आपका एक कंटोनमेंट बोर्ड है, और कुछ को हमारा करता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो आपको याद रखना है कि 3 क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। बस आपको इतना ही याद रखना है इसमें, बाकी और कुछ भी आपसे इसमें नहीं पूछेगा। अब यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन अटैम्प्ट, जल्दी से करिए क्वेश्चंस ये वाले, और उसके बाद फिर हम यूपी SSC वाले क्वेश्चंस को करेंगे, पॉलिटी के क्वेश्चंस को। तो विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायत? फोर्टी। तो विच कौन सा आर्टिकल है आपका? आर्टिकल नंबर 40, अनुच्छेद नंबर 40।
36 किसकी बात कर रहा था? 36 बात कर रहा था स्टेट का मतलब क्या है इन द डीपीएसपी। 39 हमने देखा था एलडीसी गोज टू पीएचसी। और 48 क्या बोल रहा था? ये एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग डीपीएसपी थी कि स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू, और स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। ठीक है, हाउ मनी, और इसको किस अमेंडमेंट से जोड़ा गया था बताइए? सॉरी 48A था, दैट वाज 48A, ठीक है ना, कि 48A था जो एनवायरनमेंट की बात कर रहा था, और इसको किस अमेंडमेंट से जोड़ा गया था? हाउ मनी टीयर्स आर देयर इन दी पंचायती राज स्ट्रक्चर, कितने पंचायती राज संरचना में कितने स्तर होते हैं? तो अभी हमने देखा 3 टीयर होता है पंचायती राज सिस्टम। बलवंत राय मेहता कमेटी ने इसको रिकमेंड किया था जो 1957 में बनी थी। 2 टीयर वहाँ पे होता है जहाँ पे आपका 2 मिलियन से पॉपुलेशन कम होती है। 3 टीयर सिस्टम ऑफ पंचायती राज कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या होता है इसमें? तो एक तो हमारा होता है ग्राम पंचायत विलेज लेवल पे, पंचायत समिति होती है ब्लॉक लेवल पे, और आपका ज़िला परिषद होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगले पे आते हैं कमिटी अपॉइंटेड इन 1977 टू रिव्यू वर्किंग ऑफ द पंचायती राज वाज चेयर्ड बाय। 1977 में कमेटी बनी थी। तो बलवंत राय मेहता कमेटी कब बनी? 1957 में बनी थी। फिर उसके 20 साल बाद बनी थी आपकी अशोक मेहता कमेटी, जिसने कि 2 टीयर पंचायती राज सिस्टम रिकमेंड किया था। 5th नंबर क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता कमेटी सजेस्ट दैट द स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज शुड कंसिस्ट ऑफ, यानी बलवंत राय मेहता समिति का सुझाव है कि पंचायती राज की संरचना में शामिल होना चाहिए विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, सारे एकदम प्रीवियस ईयर के हैं और अब खट 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 सारे क्वेश्चंस होंगे। अशोक मेहता कमेटी लेड ग्रेटर एम्फेसिस ऑन मंडल पंचायत, ग्राम सभा, जिला परिषद या फिर तालुका पंचायत। किस लेवल पे उसने मतलब ज़्यादा जोर देने की बात कही? मंडल, ग्राम सभा, जिला परिषद या फिर तालुका पंचायत समिति। तो इसने जिला परिषद क्या होता है? जिला परिषद होता है आपका एकदम जो डिस्ट्रिक्ट लेवल अगर हम बात करें। ठीक है, ग्राम सभा होता है जो एकदम ब्लॉक जो आपका ग्राम सभा एकदम जो ग्रास रूट लेवल है। तो उसने ग्रास रूट लेवल पे यानी ग्राम सभा पे ज़्यादा जोर देने की बात कही थी। ऑप्शन नंबर बी। द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हैज़ बीन गिवन टू द पंचायत अंडर विच आर्टिकल? तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस किस आर्टिकल के तहत मिला हुआ है? तो किस आर्टिकल के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला है? आर्टिकल नंबर 243 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 8th नंबर, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मैंडेट्स दैट द इलेक्शंस ऑफ द पंचायती राज शुड बी हेल्ड आफ्टर अ गैप ऑफ 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स या फिर 5 ईयर्स। ठीक है, इसमें सही आंसर होगा आपका 5 ईयर्स। ठीक है, 5 साल के बाद आपको इसको सेटअप करना है। ठीक है, 9th, पंचायती राज इन इंडिया रिप्रेजेंट्स डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, कम्युनिटी डेवलपमेंट, ऑल ऑफ दीज। तो ये सभी से संबंधित है आपका पंचायती राज, जहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन भी किया जा रहा है, लोगों का पार्टिसिपेशन भी है और कम्युनिटी डेवलपमेंट भी है। एक सेकेंड रुको, अशोक मेहता कमेटी, इस पर थोड़ा सा रुको जरा, इस पर थोड़ा सा मुझे कुछ डाउट है एंड दैट इज़ अशोक मेहता कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दिया था दैट वाज रिगार्डिंग मंडल पंचायत, ना कि ग्राम सभा। ठीक है, तो मंडल पंचायत, इसका आंसर चेंज करो। ठीक है, मंडल पंचायत ही होगा फॉर श्योर। वही दिमाग में खटक रहा होती देर से कि अशोक मेहता कमेटी के तो मंडल पंचायत को रिगार्डिंग बोला था। ठीक है, तो इसमें आंसर मंडल पंचायत होगा, तो इसको सही कर लीजिएगा आप। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th, द मेन पर्पस ऑफ पंचायती राज इज। तो मेन और किसका मुख्य उद्देश्य क्या है पंचायती राज का? टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, टू मेक पीपल पॉलिटिकल कॉन्शियस, या फिर टू मेक पीपल पार्टिसिपेट इन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो मेन पर्पस क्या है आपका पंचायती राज का? तो मेन पर्पस है टू मेक पीपल पार्टिसिपेट इन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि लोगों को विकास प्रशासन में भाग लेने के लिए प्रेरित करना। जैसे ग्राम सभा की जो मीटिंग्स होती हैं उसके तहत उन लोगों के ओपिनियंस लिए जाते हैं जो लोग हैं कि भाई किस तरह से चीज़ें होनी चाहिए, है ना। 11th, व्हेन वाज द पंचायती राज सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? तो इंट्रोड्यूस कब हुआ था इंडिया में? तो आपको भी अभी मैंने बताया कि मैंडेटरी तो किया गया था आपका 1992 में जो एक्ट आया था 73rd अमेंडमेंट, बट पहले ही लागू हो चुका था ये, जब मैंडेटरी नहीं था 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के जो नागौर डिस्ट्रिक्ट था वहाँ पे। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, द पंचायती राज सिस्टम वॉज फर्स्ट स्टार्टेड इन इंडिया इन द स्टेट ऑफ राजस्थान एंड। तो सबसे पहले क्या चीज़ सर, ये कैसे? तो मैंने बताया था आर्टिकल नंबर 243I में। एक तो क्लास में लेट आते हो, फिर यहाँ पे बकवासबाजी करते हो ना।
ठीक है, तो जिसका अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज़ लास्ट के लिए रखा करें, ठीक है, अगर कोई चीज़ हो चुकी है अगर आपको लगता है तो बीच में क्लास को डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो क्वेश्चन पूछा है कि कौन से स्टेट में राजस्थान और कौन से स्टेट में आया था, तो ये आपका 2 अक्टूबर यहाँ पे मैंने बताया 2 अक्टूबर 1959 को तो राजस्थान में आया, और उसके जस्ट कुछ ही दिनों बाद 1959 में ही इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 11 अक्टूबर को, ठीक है, 11 अक्टूबर के दिन आंध्र प्रदेश में भी आया, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन करिए, 73rd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपका पंचायती राज होगा ये। अब आई थिंक ये क्वेश्चन आपको करने चाहिए जितने भी हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं यूपी ट्रिपल एस सी के जो पेट के क्वेश्चन है वो करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, इनमें से कौन सा नहीं है? ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, न्याय पंचायत या फिर ग्राम कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी हम लोग कल देखेंगे, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी हम लोग कल देखेंगे जब पार्ट देखेंगे ना, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहाँ पे देखेंगे कि वो पार्ट नंबर 9B में आता है आपका, ठीक है। तो ग्राम कोऑपरेटिव सोसाइटी यहाँ पे नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। अभी जितने भी क्वेश्चन हैं आपको खुद से करने हैं, आसान आसान से क्वेश्चन है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इतने क्वेश्चन हैं, ठीक है, 4-5 क्वेश्चन और हैं, आसान आसान से सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। ये आपकी अपलोड, चलो ये मैं करवा देता हूँ म्यूनिसिपैलिटी वाले, आप पंचायत वाले आप खुद से कर लेना, अब म्यूनिसिपैलिटी वाले कर लेते हैं कुछ। प्रोविजंस रिगार्डिंग म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड पंचायत वाज मेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन विच ईयर, तो प्रोविजंस कब बनाए गए थे म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत को लेके, तो ये बनाए गए थे आपके 1993 में, ऑप्शन नंबर बी इंप्लीमेंट हुए थे। 1992 में एक्ट आया था और 1993 में ये एनफोर्स किया गया था। पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनिसिपैलिटी आर लिस्टेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो कौन से शेड्यूल में? 9th, 10th, 11th या फिर 12th। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी से डील करता है आपका 12th। 9th किससे डील करता है, इसको किस अमेंडमेंट से जोड़ा गया था? ये बात करता है लैंड रिफॉर्म से या फिर एबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी से, एंड दैट वाज एडेड थ्रू फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि हुआ था आपका 1951 में। 10th की अगर बात करें तो 10th आपका किससे बात करता है? डिफेक्शन से बात करता है, और इसको जोड़ा गया था आपका 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। 11th पंचायत से डील करता है 73rd अमेंडमेंट, और 12th आपका डील करता है म्यूनिसिपैलिटीज 74th अमेंडमेंट। व्हेन वाज द फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इन इंडिया सेटअप, पहला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कब सेटअप हुआ था? बॉम्बे, मतलब कहाँ पे हुआ था? बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली या फिर मद्रास। तो जो पहला वाला हुआ था वो मद्रास में हुआ था इन द ईयर 1688, 1688 में हुआ था। इसके बाद बॉम्बे और कलकत्ता में एक साथ हुआ था 1726 यानी 1726 में। तो पहला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मद्रास 1688 और फिर बॉम्बे और कलकत्ता इन 1726। A college student desires to get elected in the municipal council of his city. The validity of his nomination would depend on the important condition among others that. तो अगर किसी एक कॉलेज का छात्र उसे अपने शहर की नगर परिषद के लिए निर्वाचित होने की इच्छा है तो उनके नामांकन की वैधता अन्य बातों के अलावा इस महत्वपूर्ण शर्त पर निर्भर करेगी कि किस बात पे? कि ऑब्टेन्स परमिशन फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ हिस कॉलेज? नहीं। इज़ अ मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी? बिल्कुल नहीं। हिज, उसका नाम होना चाहिए वोटर लिस्ट में, बस। मतलब बस नहीं, मतलब जो सारी चीज़ों के अलावा इनमें से कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ये है कि वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1993 मेंशंस ऑफ कंपोजिशन ऑफ एनडीसी, स्टेट फाइनेंस कमीशन, कावेरी वाटर अथॉरिटी या फिर म्यूनिसिपैलिटी। तो बहुत आसान सा है, म्यूनिसिपैलिटी। और ये क्वेश्चन हो गया आपके ख़त्म। अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट के क्वेश्चन से, उनको थोड़ा सा अटैम्प्ट करते हैं, देखते हैं कि आप लोगों ने जो पढ़ा है वो कैसा पढ़ा है, क्वेश्चन आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, वो देखते हैं। ठीक, चलो तो ये एक सेकेंड रुको, चलिए तो क्वेश्चन जरा अटैम्प्ट करिए। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका ये, विच हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ द राइट टू सेट अप अ हाई कोर्ट इन एनी यूटी? जल्दी से बताइए। चलिए तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये है, और अब नीचे भी क्वेश्चन है, देख लीजिए, ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज अबाउट द एस्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया? कौन सा आपका आर्टिकल डील करता है? तो ये पहले तो बात तो इसका क्या होगा, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ द राइट टू सेट अप कॉमन हाई कोर्ट? ये आपका पावर होता है पार्लियामेंट के पास, ठीक है। पार्लियामेंट आपका कॉमन हाई कोर्ट सेटअप कर सकता है, और ये चीज़ को 7th अमेंडमेंट से आपका ऐड किया गया था इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज अबाउट द एस्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सुप्रीम कोर्ट के एस्टैब्लिशमेंट की कौन सी आपका आर्टिकल बात करता है? तो ये बात करता है आर्टिकल नंबर 124, ठीक है, 124 से लेके
147 तक दिया गया है आपका किसके बारे में, ये दिया गया है सुप्रीम कोर्ट दैट इज़ फेडरल जुडिशरी के बारे में। अच्छा ये आर्टिकल 122 में क्या दिया है, आर्टिकल 122 में दिया है कि रिस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं, किस पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, कोर्ट्स पे, कि वो पार्लियामेंट में क्या चीज़ें हो रही हैं उस पर वो इंटरफेयर नहीं कर सकते उस मसले में। 120 में क्या दिया हुआ था, 120 में हमारी लैंग्वेज दी हुई थी कि या तो हिंदी या तो इंग्लिश यूज़ की जा सकती है, और या तो इंग्लिश शब्द को आपको हटा देना है, 15 साल तक ये कॉन्टिन्यू रहेगा, उसके बाद ये हट जाएगा, लेकिन अभी भी वो कॉन्टिन्यू है, चल रहा है, ये चीज़ है। और यानी इंग्लिश को डिसकॉन्टिन्यू हो जाना था 15 साल के बाद, जो अभी तक चल रही है। और किसी भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर किसी भी मेंबर ऑफ हाउस को उसके लोकल लैंग्वेज में उसको हाउस को एड्रेस कर सकता है, ये पावर दी गई है, ठीक है। और इसमें एक तरह से 118 में हमने क्या देखा था कि पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है कि वो अपने बिजनेस को किस तरह से चलाना है, उसको लेके वो लॉ बना सकता है। फिर है ये आपका क्वेश्चन, डैश हैज़ और हैव द पावर टू इम्प्लीमेंट द फंडामेंटल राइट, किसके पास पावर होता है मौलिक अधिकारों को इम्प्लीमेंट करने का। और अगला क्वेश्चन है कि जो NHRC है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या फिर डिफेंस मिनिस्ट्री के तहत। तो पावर टू इम्प्लीमेंट फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों का ये किसके पास होता है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के पास ये पावर होती है, ठीक है, पावर टू इम्प्लीमेंट। बिल्कुल सही है सौरभ, इट्स नैतिक रूल्स। चलिए, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या फिर कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, उनको वो पावर दिया है अंडर आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को ये पावर मिला है, और आर्टिकल 226 के तहत ही हाई कोर्ट का पावर मिला है, जिसको हम रिट जुरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट्स भी बोलते हैं। जो NHRC वो किसके अंडर में आती हैं, तो NHRC आपकी आती हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में। NHRC हमने कल देखा था कि ये एक आपकी किस तरह की बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, स्टैट्यूटरी है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। अब इसी तरह हमने देखा था CVC भी आपकी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये किसके अंडर आती है, कोई बताएगा ये किसके अंडर में आती है, CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो ये ध्यान रखना, नो मिनिस्ट्री, किसी भी मिनिस्ट्री के अंडर ही में नहीं आती है ये। जो CBI है वो आपकी भले काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ जो पर्सनल है वो उसके अंडर में काम करती है, बट CVC किसी मिनिस्ट्री के तहत नहीं आती, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट को, ये चीज़ याद रखना। CVC इज़ डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट, ठीक, तो किसी को भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। फिर यहाँ पे आई थिंक क्वेश्चन नहीं है पॉलिटी से, रुकिए ज़रा, पॉलिटी का क्वेश्चन ढूंढते हैं। इसमें भी नहीं है क्या, इस पर आई थिंक नहीं है, रुको जरा देख लेते हैं एक बार, बढ़े चलो। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, आई थिंक ये वाला क्वेश्चन है, करो, आसान सा क्वेश्चन है ये, कि डैश क्वेश्चन नंबर 41, डैश लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु है, तो कितनी मिनिमम एज है लोकसभा में, 30, 25, 21 या फिर 18। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 25 ईयर्स। 30 कहाँ पे, राज्यसभा में, 21 कहाँ पे, पंचायत के चुनाव लड़ने के लिए, और 18 कहाँ पे, ये आपका होता है मिनिमम एज टू वोट, ठीक है। अब चलिए दूसरा पेपर देख लेते हैं जल्दी से, इसमें तो आई थिंक विजिबल नहीं होगा ना ज़्यादा, इसको देख लेते हैं पहले, क्योंकि उसमें थोड़ी चीज़ें विजिबल कम है। पहले इधर तो नहीं है, इधर पे है, ये पहला क्वेश्चन है, ये करिए ज़रा क्वेश्चन को जूम कर देते हैं आपके लिए थोड़ा सा। देखो इसको करो, DPSP फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या हो गया, क्यों नहीं रहा, DPSP फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंस्पायर्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन। तो कहाँ से DPSP हमारा इंस्पायर्ड था, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आयरलैंड, पार्ट नंबर 4, आर्टिकल 36 to 51, ठीक है। तो आयरलैंड से इंस्पायर्ड, आयरलैंड से और क्या क्या हमने ये चीज़ें ली हैं, तो आयरलैंड से हमने कैसे चीज़ें याद करी थी, आयरलैंड हमने इस तरह से याद किया था, R को निकालिए, E को निकालिए, D को निकालिए। तो रेड को निकालना था आपको, R बात कर रहा था राज्यसभा नहीं कि राज्यसभा में जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है 12 मेंबर्स को, E से था इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, और D से था हमारा DPSP। तो 3 चीज़ें हमने ली हैं आयरलैंड से, जो कि हमने रेड से याद करी थी। आर्टिकल नंबर 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स विच राइट, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में से कौन सा अधिकार शामिल है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो ये कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 32 है ये, जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ बात करता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है रिट को इशू करने की। और ये अच्छा बताइए कि किसने इस आर्टिकल को हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला था, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसका सही आंसर होगा। इसमें टोटल कितने तरह के राइट दिए हुए हैं, 6 तरह के राइट दिए हुए हैं। उसको हमने कैसे याद किया था, उसको हमने याद किया था सामरो से,
सामरो से कैसे याद किया था? एस से स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ए से आपका राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, राइट टू फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, एंड राइट टू डू एनी ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन। अच्छा, राइट टू जो मूवमेंट है वो थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया है, बट आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया और इनसाइड आना, ये किस आर्टिकल के थ्रू हमें मिला हुआ है कि बाहर जाके हम अंदर आ सकते हैं? ये हमें आर्टिकल पावर देता है, कौन सा? आर्टिकल नंबर 21 अनुच्छेद 21 पावर देता है कि हम बाहर जा सकते हैं और बाहर से अंदर आ सकते हैं। ठीक है। इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम टू होम द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल, यानी कि संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है, किसको रिस्पॉन्सिबल होती है, ये आपसे पूछा है। लेजिस्लेचर, पीपल, जुडिशरी या फिर नन ऑफ दीज। तो जो हमारा एग्जीक्यूटिव है, आर्टिकल नंबर 75 यहाँ पे रिकॉल करिए आप। आर्टिकल नंबर 75 जो सब क्लॉज 3 है वो क्या बोल रहा था कि जो हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल। क्लियर? तो वो हमारा लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल, ऑप्शन नंबर ए, यानी आंसरेबल है। और इसी से हम बोलते हैं क्योंकि आंसरेबल है तो ये जो फॉर्म ऑफ ये है ना, जहाँ पे एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल है, ये आपको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देखने को मिलता है। कहाँ पे? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन अगर आप प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जाओगे, जैसे कि यूएसए में है, तो वहाँ पे ये डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर होता है, यानी शक्तियों का एक तरह से बहुत स्ट्रिक्ट बंटवारा है, स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर है। हमारे यहाँ भी हमारे यहाँ भी सेपरेशन ऑफ पावर है, लेकिन वो स्ट्रिक्ट नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि लॉ बनाने का काम लेजिस्लेचर का होता है, इंप्लीमेंट करने का काम एग्जीक्यूटिव का होता है, और उस पर रिव्यू करने का काम उसको जुडिशरी का होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, जैसे आर्टिकल नंबर 142 जो जुडिशियल एक्टिविज्म का हम एग्जाम्पल देता है कि एक दूसरे के उसमें घुस जाते हैं जुरिस्डिक्शन में। ठीक है। और उसी लिए हम बोलते हैं कि हमारे इंडिया में स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एकदम वो होता है, एकदम कोर फिलॉसफी होता है स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। रिटन एंड डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, 2 टियर गवर्नमेंट, सिंगल सिटीजनशिप या फिर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। हाँ, हरित हरित क्रांति भी देख लेंगे। ठीक है। वो अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, तो एम एस स्वामीनाथन है। वर्गीज कुरियन आपके फादर ऑफ वाइट, जो वाइट रेवोल्यूशन था, ठीक है, उससे संबंधित है, बट अभी हम चीज़ें नहीं कर रहे हैं। ठीक है। चलो, तो अभी अगर हम यहाँ पे बात करें, रिटन और डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बिल्कुल है, लिखित संविधान है, और लिखित और अलिखित संविधान में अंतर क्या होता है वो भी हम लोगों ने देखा था। ठीक है। और 2 टियर गवर्नमेंट, हमारे यहाँ 3 टियर है। एक तो यूनियन पे गवर्नमेंट है, स्टेट में गवर्नमेंट, और लोकल गवर्नमेंट भी तो हमारी एग्जिस्ट करती है। अभी हमने पढ़ा एकल नागरिकता यूके से हमने ली है, यानी कि ब्रिटेन से ली है। और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज भी, यानी कि हर 18+ को वोटिंग के राइट्स हैं। यूके से हमने और क्या क्या लिया है? रूल ऑफ लॉ लिया है हमने, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया, बाईकैमरलिज्म लिया, यानी द्विसदनीय विधानमंडल लिया है, और हमने प्रेरोगेटिव राइट्स ली हैं, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस ली हैं। ये सारी चीज़ें हमने यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से ली हैं। ठीक है। आगे देख लेते हैं कि और क्या कुछ क्वेश्चन है क्या यहाँ पे। इस क्वेश्चन को करिए जरा, बहुत टफ क्वेश्चन है। देखिए कि भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? हाउ मनी टीयर्स आर देयर इन द पंचायती राज सिस्टम ऑफ इंडिया? बताओ। बड़ा लल्लू पेपर है आनंद, बिल्कुल तुम्हारी तरह ना। चलो, आंसर क्या होगा यहाँ पे? आंसर होगा 3 टियर। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, 3 टियर पंचायती राज सिस्टम है। कोई दिल पे नहीं लेगा भाई। ठीक है। बस चलो, अब आते हैं इस पेपर पे, बिकॉज उसमें मुझे नहीं लगता ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है। एक्ट से तो एक्ट अभी पढ़ा नहीं ना, कल पढ़ेंगे। सिक्सटीन्थ नंबर क्वेश्चन करिए। ये जूम क्यों नहीं हो रहा है पता नहीं। ये मैं पढ़ देता हूँ। विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल इज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज? बताइए। मैं बोल देता हूँ, मुझे पता है वो दिख नहीं रहा है। ये है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए होता है? 30, 26, 27 या फिर 29? कौन सा माइनॉरिटीज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है? बताइए कौन सा है जो माइनॉरिटीज़ के प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़? 29, 29, 29। सोच लो एक बार अच्छे से। आपको मैं एक दोबारा चांस देता हूँ सोचने को इस क्वेश्चन को। बताओ।
फिर से एक बार डिसाइड करो क्या होगा इसका आंसर। थर्टी, 26, 27 और 29। तो भाई 27 तो सभी ने एलिमिनेट कर दिया होगा। 27 बात करता है कि धर्म के नाम पे टैक्स नहीं लगाया जा सकता, रिलीजियस टैक्स। 26 क्या है, जो रिलीजियस डिनोमिनेशंस हैं, ठीक है, जो डिनोमिनेशंस हैं उनको ये राइट है कि वो अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं। 27 में किसकी बात है, रिलीजियस अफेयर्स की बात है। और इसका सही आंसर होगा प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ 29, कि एनी वन हैविंग डिस्टिंक्ट लैंग्वेज कल्चर हैव द राइट टू प्रोटेक्ट द सेम। और इसी में ये लिखा हुआ है कि कोई भी अपनी लैंग्वेज पे अपने बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड कर सकता है। क्लियर है, मतलब अपने चिल्ड्रन को इम्पार्ट कर सकता है। और ये चीज़ें भी लिखी हुई हैं, आपका आर्टिकल 30 में लिखा हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 30 जो बात करता है कि किसी को भी ये पावर है कि वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकता है और उसको एडमिनिस्टर कर सकता है अपने जैसे उसको करना है, वो आर्टिकल 30 में लिखा हुआ है। और 29 में क्या लिखा हुआ है कि एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन। एक चीज़ ये हम लोगों ने देखी थी कि 29 एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन है, किसी को भी, सबको ये पावर है। ये सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज़ को है आर्टिकल 30 वाला। वैसे तो सही आंसर इसका आर्टिकल 29 ही होगा, ठीक है। 29 में क्या है कि एनी सेक्शन सिटीजन जिसका कोई डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, कल्चर है, उसको प्रोटेक्ट कर सकता है। साथ ही साथ कि किसी को भी एडमिशन मना नहीं किया जा सकता किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जहाँ पे स्टेट का यानी स्टेट फंड आ रहा हो। 28 भी कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो उसी की बात करता है, लेकिन वो किसकी बात करता है कि जो भी रिलीजियस, जहाँ पे भी स्टेट से एड मिल रहा है, सरकार से पैसा मिल रहा है, वहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, धार्मिक कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जा सकते हैं। 29 बात करता है, 29 का सब क्लॉज जो 2 बात करता है वो बोलता है कि किसी को एंट्री डिनाई नहीं की जा सकती है किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जहाँ पे पैसा आ रहा हो, ठीक है। अब ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से DPSP को एक अमेंडमेंट से जोड़ा गया है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। मैं इसको और जूम कर देता हूँ काफ़ी भयंकर लेवल का, कि थ्रू द 42nd अमेंडमेंट विच ऑफ द न्यू DPSP वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि 42nd अमेंडमेंट से इनमें से कौन सी DPSP को ऐड किया गया था। तो ये भी हम लोगों ने ट्रिक से याद किया था, अगर आपको याद हो हमने इसमें क्या ट्रिक यूज़ करी थी। ट्रिक हमारी ये थी कि एक कुछ गरीब मजदूरों के बच्चे, ठीक है, गरीब मजदूरों के बच्चे जो इंडस्ट्री को मैनेज कर रहे हैं उनसे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करवाओ। ये हमने पढ़ा था, गरीब मजदूरों के बच्चे, ठीक है, गरीब मजदूरों के बच्चे, बच्चे से हो जाएगा चिल्ड्रन, ठीक है, जो इंडस्ट्री को मैनेज कर रहे हैं उनसे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करवाओ। तो ये क्या था, फ्री लीगल एड टू द पुअर था। ये क्या था, टू इंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट और टू टेक केयर ऑफ द वो चिल्ड्रन वाला एक DPSP था। तो ये 4 DPSP को हमने 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया था। प्रोहिबिट द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, ये इसको तो किसी अमेंडमेंट से नहीं ऐड किया गया था, लेफ्ट अलोन 42nd तो छोड़ो, किसी से भी ऐड नहीं किया गया था, इसको ये पहले से ही मौजूद था। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू द पुअर, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू द पुअर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इंटरनेशनल पीस और अनसिक्योरिटी, ये भी किसी उससे नहीं ऐड किया गया था अमेंडमेंट से, क्योंकि अमेंडमेंट कितने हुए थे 42nd हुआ था, 44th हुआ था, 86 हुआ था और 97 हुआ था जिससे DPSP ऐड हुई। 42nd से आपकी 4 DPSP ऐड हुई। 44 से कौन सी ऐड हुई, आर्टिकल नंबर 38 वाली, जो कि था टू मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन इनकम स्टेटस फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी। ये जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसको 44th अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। और याद कैसे किया था, इनइक्वालिटी यानी इक्वालिटी की बात कर रहा है, यानी 4 = 4 इक्वालिटी की बात कर रहा है, ठीक है। बट आर्टिकल 44 किसकी बात करता था, बताइए जरा, आर्टिकल 44 किसकी बात कर रहा था जो अभी बहुत चर्चा में रहता है। 86 ने क्या ऐड किया था, आर्टिकल 45 का सब्जेक्ट मैटर चेंज किया था कि अर्ली चाइल्डहुड केयर देनी है, चल क्यों नहीं रहा है, अर्ली चाइल्डहुड केयर देनी है, ठीक है। और 97th अमेंडमेंट ने क्या बोला था, 97th अमेंडमेंट वाज रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो आर्टिकल 43B आपकी बात करता है, 43B जो बात करता है कोऑपरेटिव सोसाइटी के फॉर्मेशन की। तो जो भी 97th अमेंडमेंट अभी हम पढ़ेंगे कल, अभी हमने पढ़ा था ना, पार्ट नंबर 9 में पंचायत है, पार्ट नंबर 9A में म्यूनिसिपैलिटी है, पार्ट नंबर 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटी है, सहकारी संस्था, और उसको 97th अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। जैसे पंचायत को 73rd अमेंडमेंट से, म्यूनिसिपैलिटी को 74th से, उसी तरह कोऑपरेटिव को 97th अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। जहाँ भी कोऑपरेटिव देख लेना वो 97th अमेंडमेंट ही होगा। जैसे कि आर्टिकल नंबर 19 में भी आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी का फॉर्मेशन है, बताइए कौन से उसमें है, ABCDEF में किसमें है कोऑपरेटिव सोसाइटी, वहाँ पे भी उस चीज़ को भी 97th अमेंडमेंट से ही ऐड किया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई, किसको अमेंडमेंट से जोड़ा गया, किसको नहीं। विच अमंग द फॉलोइंग आर फंडामेंटल ड्यूटीज़, इनमें से कौन सी मौलिक कर्तव्य हैं। ऑप्शंस हैं, ऑल ऑफ दीज है पहला वाला,
फिर है सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी है, फिर तीसरा है डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमनिज्म, और चौथा है आपका प्रोटेक्ट दी सॉवरेंटी यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। तो भाई ये तो सभी लोग बता लेंगे कि हाँ ये सभी आपकी फंडामेंटल ड्यूटी हैं, ये तो मुझे पक्का तुम लोग के भरोसा है कि सभी बता ले जाएंगे। लेकिन आयुष देवदी बोल रहे हैं कि जे से जांच मींस ऑडिट ऑफ पंचायत। बिल्कुल आयुष ने चलो हमें ट्रिक बताई है कि जे से जांच, और जांच मतलब ऑडिट करना, तो उससे आप याद रख सकते हो। बिल्कुल, थैंक यू आयुष। आलोक शर्मा बिल्कुल सही, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये बताइए कौन सा आपका आर्टिकल है जो बात करता है सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्ज्योर वायलेंस। वायलेंस मतलब गांधी जी, नॉन वायलेंस। गांधी जी मतलब ने क्या बोला था, एन आई टू एन आई विल डिस्ट्रॉय द होल वर्ल्ड। आई यानी आर्टिकल नंबर 51A में सारी ड्यूटीज़ दी हुई हैं, उसमें से जो सब क्लॉज आई है वो इसकी बात करता है। डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमनिज्म, एच से ह्यूमनिज्म, और एच वाली है 51A सब क्लॉज एच जो बात करता है डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमनिज्म। प्रोटेक्ट दी सॉवरेनिटी यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, तीन चीज़ें हैं, सॉवरेनिटी यूनिटी इंटेग्रिटी, मतलब जो तीसरी वाली फंडामेंटल ड्यूटी है ये आपकी है, ये इसकी बात करती है। इस तरह से हम लोगों ने ट्रिक से याद किया था, हमें ये भी पता कि कौन से आर्टिकल में है। और कोई क्वेश्चन देख लेते हैं अगर और कोई क्वेश्चन होता है यहाँ पे तो पूरा मैथ्स वगैरह भरा पड़ा है। और बाकी सब्जेक्ट्स तुम लोग के कैसे चल रहे हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, क्या हाल है उनके? ऐसा तो नहीं जीके को अच्छे करने के चक्कर में वो वीक हुए जा रहे हो तुम्हारे? और कोई क्वेश्चन तो दिख नहीं रहा है, एक बार मैं घुमा लेता हूँ और जल्दी जल्दी नज़र, अगर होता है तो बताता हूँ। बाकी आप ये बताओ कि कैसा क्या था। और कल हमारा लेक्चर रहेगा, कल एक सेकेंड, कल हमारा लेक्चर रहेगा, आखिरी लेक्चर पॉलिटी का, सभी लोग आना नहीं भूलेंगे, ठीक है। आखिरी लेक्चर है पॉलिटी का, और इसके बाद हम लोग बायोलॉजी चालू करेंगे, ठीक। हाँ आया है क्वेश्चन 60 नंबर, क्वेश्चन करिए क्वेश्चन 60। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ द पावर टू प्रोरोग दी लोकसभा सेशन, निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति होती है? गजब चल रहा है, अच्छा बढ़िया है, गजब चलना चाहिए। इंग्लिश अच्छे से नहीं हो रही ऋतिक, अच्छा। जीएस बढ़िया तो सब बढ़िया। यूपी एसआई की मूल विधि याद नहीं हो रही है, मूल विधि याद नहीं हो रही है, चलो याद करवाते हैं फिर अगर टाइम मिलता है मुझे। सर अब मैथ से पढ़ाई करो, क्यों नहीं? तो आंसर क्या होगा? स्पीकर दे रहे हो क्यों नैतिक? और ये कौन कौन स्पीकर लिख रहे हैं? जितने भी स्पीकर लिख रहे हैं सब गलत हैं। स्पीकर ऑफ लोकसभा, तुमने नाक कटा दी तुम लोगों ने, मतलब नाक रखी और नाक को काट डाला तुम लोगों ने चाकू से, एकदम माने नहीं तुम लोग हैं। मतलब ज़्यादातर लोग तो सही आंसर दे रहे हैं। याद करो मैंने क्या बताया था, सिर्फ एक चीज़ है लोकसभा स्पीकर के हाथ में, वो भी तुमसे याद नहीं हुआ, एडजर्नमेंट। बस एडजर्नमेंट के अलावा चाहे समन करना हो गया, सदन को बुलाना हो गया, स्थगित करना हो गया, प्रोरोग करना हो गया, या लोकसभा को डिसॉल्व करना हो गया, बिकॉज राज्यसभा तो हो ही नहीं सकता है। ये तीनों काम, सारे काम कौन करेगा? देश का राष्ट्रपति करेगा, हैं? स्पीकर जो सब लिख रहे हैं ना, सब ने मतलब कायदे से नाक कटवाई। पता है नाक क्यों कटवाई? मैं बताता हूँ उसका रीज़न क्या है। एक ने स्पीकर लिख दिया शुरू में, अब बस सब उसी को प्रिसाइडिंग ऑफिसर, बहुत अब लिख मत देना कोई प्रिसाइडिंग ऑफिसर है स्पीकर, ठीक है। अब एक ने लिख दिया शुरू में, बस सब वही चेपे पड़े हैं, प्रेसिडेंट होगा, इतना तुम लोग को याद नहीं है। इसका एक टेस्ट रखना पड़ेगा। और आज जो प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है ना, उसमें आज सेशन होगा रात को 9 बजे, ठीक है। आज तुम लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे पार्लियामेंट चैप्टर वाले, देखना, ठीक है। और आना सभी लोग ज़रूर, इस वजह से नहीं कि सर क्वेश्चन पूछेंगे तो स्किप कर देते हैं, फिर देख लेना, ठीक है। घर में फिर नोटिस जाएगा तुम्हारे, अरेस्ट वारंट जाएगा सीधे। तो स्पीकर यानी जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, स्पीकर ऑफ राज्यसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा, वो करता है हाउस को एडजर्न या फिर एडजर्न सिनेडाई। एडजर्न सिनेट, अब मैं तुमसे क्या ही पूछूं एडजर्न सिनेडाई, जो तुमको यही नहीं पता है कि प्रोरोग कौन करता है, एडजर्न कौन करता है, हैं? एडजर्न में क्या होता था कि एडजर्न में एक डे ऑफ रीअसेंबली नेम कर रहा था प्रिसाइडिंग ऑफिसर कि हम लोग कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे, 2 दिन बाद मिलेंगे। एडजर्नमेंट ये शाम को मिलेंगे। एडजर्नमेंट सिनेडाई में वो नाम नहीं कर रहा कि कब हम मिलेंगे, क्यों? क्योंकि वो प्रेसिडेंट को झंडा दिखा रहा है, फ्लैग दिखा रहा है कि आप उसको सदन सेशन को प्रोरोग कर दो। 2 सेशन के बीच में जो टाइम होता है उसको हम क्या बोलते हैं जरा बताइए? कुछ ना समझ में आए तो प्रेसिडेंट मार दो, हाँ ये भी सही है। तो ये बताओ, आनंद शर्मा वो वहीं मिलेगा अंदर, मतलब जिन लोगों ने बैच में एनरोल कर रखा है तो वहीं पे मिलेगा, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप, जो लोग बैच में एनरोल्ड हैं, ठीक है।
चलो तो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपके जो दो सेशंस के बीच में जो टाइम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो विंटर सेशन होता है, बजट सेशन होता है और मानसून सेशन होता है। जो बीच का टाइम पीरियड होता है दैट इज कॉल्ड एज रेसेस। उसको हम रेसेस बोलते हैं। रेसेस पीरियड कैन नॉट एक्सीड 6 मंथ्स। अब तो मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन बचा होगा इसमें। चलिए भाई, धन्यवाद सभी को। सर एक रिवीजन बैच भी रखो ना पॉलिटी, रिवीजन बैच भी रखो ना पॉलिटी। कैसा मतलब रिवीजन बैच? समझा नहीं मैं। और अच्छा ये बताओ कि प्रोरोग में जब होता है सेशन तो बिल लैप्स होते हैं कि नहीं होते हैं? प्रोरोग जब होता है, सर पॉलिटी के बाद ब्रेक दे दो। क्यों? कितने कितने महीने का ब्रेक चाहिए बताओ? कितने महीने का ब्रेक? 2 दिन का ब्रेक दे देंगे ना, चिंता क्या कर रहे हो? फ्राइडे कल है ना, फ्राइडे तो फ्राइडे कल रहेगा आखिरी सेशन, और उसके बाद 2 दिन का ब्रेक, सैटरडे संडे, फिर मंडे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। बायोलॉजी कब तक होगा? मंडे से स्टार्ट होगा और कब तक होगा वो हमें भी नहीं पता है। कोई बिल लैप्स नहीं होता। हाँ, नो नो नो, यस नहीं शिवम जी, यस नहीं, नो। बिल लैप्स नहीं करता है प्रोरो के केस में, बिल लैप्स करता है डिजॉल्व केस में, और सारे नहीं करते हैं वो मैंने आपको बताया था। उतना डीप में तो खैर आपसे पूछेगा नहीं। ठीक है। सारे जो नोटिस होते हैं ना, पेंडिंग नोटिस, वो लैप्स कर जाते हैं प्रोरोग में। डिजॉल्व में तो करेंगे ही प्रोरोग में, और एडजन में नहीं करते हैं। अब ये मत पूछना सर समन में डिजॉल्व करते हैं कि नहीं करते। अभी समन का मतलब होता है बुला रहे हैं, ठीक है, बुला रहे हैं, भंग नहीं कर रहे हैं कोई किसी चीज़ को। एडजन में क्या है, एक सीटिंग या मीटिंग उड़ती है। प्रोरोग में पूरा सेशन उड़ जाता है। डिजॉल्व में पूरी लोकसभा उड़ जाती है। समझ गए? तो इस तरह से मैंने तुमको याद हो बनाया था कि ये हो गया एडजन, ये हो गया प्रोरोग और ये हो गया डिजॉल्व। बट डिजॉल्व सिर्फ लोकसभा ही होता है। ठीक है। चलिए, थैंक यू सभी को। मिलते हैं कल शाम को। क्लास आज नहीं होगी बिकॉज आप लोग ब्रेक 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 चिल्ला रहे हैं, इसलिए आज शाम को 1 दिन का ब्रेक ले लो। क्योंकि सैटरडे संडे मैंने बोल दिया कि निट्टो वाला जो सीरीज़ है वो सबको, मतलब सबको इन दी सेंस जो PYQ सेशन में जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनको निट्टो में भी रेगुलर होना है, ये मैंने बोल रखा है आपको। तो इसी वजह से, क्योंकि 7 दिन हो जाती है क्लास, तो इसलिए 1 दिन का ब्रेक ले लो बीच में आज के लिए। ठीक है। चलो, और किसी का कोई सर आई हैव डाउट? पूछो करण, क्या डाउट है जल्दी से बताओ। सर प्लीज़, थैंक यू। श्रुति प्रभा इशिता शर्मा सर, GSSC जी के बैच वैलिडिटी 1 ईयर होगी? हाँ 1 ईयर होगी। और 1 वीक में की सीरीज़ ही करते हैं, 1 वीक में 4 PYQ की सीरीज़ ही करते हैं। हाँ, 4 PYQ वाले हो जाएंगे और 2 निट्टो हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। और 2 दिन का रेसेस। अच्छा अच्छा, हमारे यहाँ भी पता है लंच को रेसेस रेसेस बोलते थे। जब पार्लियामेंट, जब पता है कब पता चला रेसेस का मतलब, ठीक है रेसेस का मतलब रेसेस होता है, लंच होता है, बट रेसेस का मतलब एक्चुअली ब्रेक होता है। ये जब पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट किया था तब पता चला था कि जो स्कूल में जो डायरी में रेसेस लिखा रहता था उसका मतलब क्या होता था एक्चुअल में। और ऐसा लगता है रेसेस मतलब खाने का समय अब जो है जम के सबके टिफ़िन जा 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 के खाएंगे भी। स्नेहल मलिक, यू आर ग्रेट। अच्छा, क्या शादी? एस्पिरेंट गौरव, क्या लिख रहे हैं आप? अरे भाई, आई हैव अ डाउट लिख रहे हो, उसकी जगह डाउट लिख दिया करो। अब मैं तुम्हारा वेट करूँ पहले 5 मिनट, तो मैं तुम्हें बोलूँगा हाँ पूछिए आपका क्या डाउट है, तब आप डाउट पूछोगे। डाउट लिख दिया करो तो मैं देख के वो कर दिया करूँ। आप शादी नहीं हुआ क्या? अच्छा, तो ये क्वेश्चन पूछने के लिए रोक रखे थे क्यों गौरव? हम्म? अब किसी कोई डाउट आउट कुछ नहीं है? बस इज लूसेंट इनफ फॉर मेंस ऑल्सो। तुम्हें क्वेश्चन, तुम्हारा क्वेश्चन ही सही नहीं है। तुम्हारा क्वेश्चन होना चाहिए इज आर दीज लेक्चर सफिशिएंट फॉर मेंस ऑल्सो? आंसर इज यस। ठीक है। तो क्वेश्चन भी हमारा, आंसर भी हमारा। अच्छा, राइट टू फॉर्म कॉपटिसिटी कौन सा आर्टिकल? अच्छा, अभी ये भी हम ही बताएं नहीं, ये हमने मतलब तुमसे पूछा था तो हम ही से पूछ रहे हो। आर्टिकल नंबर 19(1).
ठीक, चलिए भाई, थैंक यू सभी को। बाकी मिलते हैं कल, ठीक है, लास्ट लेक्चर ऑफ